हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड इवनिंग साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपकी प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म पे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। कैसे हैं आप सब लोग। जुड़ जाएंगे सभी बच्चे, एक बार फटाफट से जुड़ जाएंगे। हम लाइव आ चुके हैं और आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर 3 करेंगे खत्म। करेंगे खत्म। हाँ चलो, बहुत सुंदर। तो आप सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए अपने सभी साथियों को। चलिए जी, स्टार्ट करें बच्चों। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और मैं आप सभी लोगों से जरूर निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग प्लीज अंत तक अपने गुरुदेव को, अपने बड़े भाई को जरूर साथ दीजिएगा। यानी कि आज के इस सेशन में अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, अंत तक बने रहिएगा। आप बने रहिएगा तो मैं बड़े मजे से पढ़ाऊंगा। वैसे पढ़ाऊंगा ही आज, डेली पढ़ाता हूं, प्रतिदिन पढ़ाता हूं। आज वैद्युत रसायन बोर्ड एग्जाम्स आपका 2025 का जो है वन शॉट लेक्चर हम कोशिश करेंगे, अगर आप लोग की इच्छा हो तो, क्योंकि अभी से आदत बना लेना है। हम चैप्टर कवर करेंगे, आज कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है पूरे डीप में हम चीजों को समझेंगे। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, दोनों मीडियम के बच्चे हमारे साथ जुड़ करके स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं होगी। पीपीटी बहुत शानदार होगी, आपको हर एक चीज समझाऊंगा, इस बात की गारंटी हमारी है। आपको बस हमारे साथ अंत तक सेशन में रहना है, लास्ट तक जुड़े रहना है, आपको कहीं नहीं जाना है। जब तक मैं यहां पे हूं तब तक आपको भी यहीं पे दिखना है। चलिए, तो एक बार फाइनली हमारी आर्मी, इंडियन आर्मी है, लेकिन आप भी एक आर्मी हो, एक फौज हो, साइंस संग्रह की आर्मी हो आप। तो आप जरूर एक बार चैट सेक्शन में बता देंगे सभी लोग कि क्या आप सब कोई रेडी हो। रेडी हो सब, सभी रेडी। यस सर, ओके। चलिए जी, हाँ रेडी है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम समझते हैं कि वैद्युत रसायन क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है। आप नाम पे फोकस करिएगा, हमारा पूरा फोकस रहेगा पढ़ाने पर। हाँ, आपको समझाने की गारंटी हमारी रहेगी, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसको हिंदी में कहते हैं बच्चों वैद्युत रसायन। मतलब क्या है जरा गौर से समझिएगा, वैद्युत और रसायन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कहीं ना कहीं जी बड़े भैया जी, इलेक्ट्रिसिटी का केमिस्ट्री से बहुत बड़ा लोचा होने वाला है। आपस में कुछ ऐसा संबंध जरूर है जो विद्युत से रसायन का होगा। विद्युत से हमारा तात्पर्य है विद्युत धारा, विद्युत धारा से तात्पर्य है विद्युत ऊर्जा। क्योंकि विद्युत धारा का बहाव होता है तो हमें एनर्जी जो मिलती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, विद्युत एनर्जी जिसे कहते हैं विद्युत ऊर्जा कहते हैं। और विद्युत ऊर्जा का सीधे सीधे रसायन यानी कि रासायनिक ऊर्जा से संबंध होगा। जैसे हमने कहा कि विद्युत से हमारा तात्पर्य है विद्युत धारा और विद्युत धारा से हमारा तात्पर्य है विद्युत ऊर्जा। रसायन से हमारा तात्पर्य है रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें क्या मिलती है, रासायनिक ऊर्जा। यानी मेरे दोस्त, हम इतना कह रहे हैं कि विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, अथवा रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, और दोनों के बीच क्या ही अंतर संबंध है, आपस में इनके जो भी रिलेशंस होंगे, इसको हम लोग स्टडी करते हैं। जहां भी स्टडी करते हैं उस पार्ट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसे हम बोलते हैं वैद्युत रसायन। केमिस्ट्री बहुत छोटी दुनिया नहीं है, केमिस्ट्री बहुत बड़ी दुनिया है और ये आज से नहीं चली आ रही है, ये मॉडर्न नहीं है, बहुत एंशिएंट टाइम से, प्राचीन समय से चला आ रहा है। वेदों वगैरह में हर जगह पे इन सब चीजों का आपको ज्ञात मिलेगा, हर जगह पे ये मिलेगा, हर जगह पे मिलेगा। ठीक है, यस। तो हम ये कह रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी से, यानी कि विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा से कोई ना कोई रिलेशन जरूर होता होगा। भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें हम विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा तथा उनके बीच के संबंधों को हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। दैट ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशंस। यानी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यानी विद्युत ऊर्जा को किस प्रकार से रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं और रासायनिक ऊर्जा को किस प्रकार से विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं। आप सभी लोग जानते हो ऊर्जा का रूपांतरण ही पॉसिबल है, ना तो ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, ना ही ऊर्जा का निर्माण किया जा सकता है।
ऊर्जा संरक्षित होता है, एनर्जी कंजर्व होती है। हम इसे एक रूप से दूसरे रूप में सिर्फ बदल सकते हैं। समझ आया क्या यहां तक? यस और नो एक बार बता देंगे सभी लोग। यहां तक समझ आ गया क्या? फटाफट से बच्चों। उज्जवल कुमार जी फोकस करिए पढ़ाई पे। दोनों मीडियम में पढ़ाई चल रहा है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम में है, दोनों मीडियम में है। अच्छा आप ऐप की बात कर रहे हो उज्जवल? ओ अच्छा अच्छा, यस सर। अरे थोड़ा स्पीड में कमेंट करिए जी, स्पीड में कमेंट करिए, थोड़ा स्पीड में कमेंट करिए आप लोग। हाँ ठीक है, क्लियर हो गया, बहुत सुंदर। तो ये आप लोग जो भी बच्चे हमारे बैचेस के अंदर पढ़े होंगे उनके लिए रिवीजन का काम करेगा। अब जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझ लेते हैं कि विद्युत धारा का रासायनिक, विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा से पारस्परिक संबंध होता है, तो एक बात जरूर समझिए कि हम इसके अंदर विद्युत धारा के बारे में पढ़ते हैं। हम इसके अंदर जब विद्युत धारा की बात आती है तो चालक की बात करते हैं कि चालक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। फिर हम सेल की बात करते हैं कि सेल क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, फिर डिटेल पूरा पढ़ते हैं। तो आइए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चालक से। चालक क्या होता है? जैसे ये पदार्थ है, ये चालक कब कहा जाएगा? जब इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक करंट का प्रवाह होगा। हम आम शब्दों में ये कह सकते हैं कि अगर इसमें विद्युत विभव स्थापित किया जाए और इसको छूने पे हमें करंट लगेगा, झटका लगेगा, तो हम समझ जाएंगे कि ये एक बंद परिपथ के रूप में ये भी पूरी तरीके से विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित कर रहा है। अगर नहीं करंट नहीं लगेगा, इसका मतलब ये विद्युत धारा का सुचालक नहीं होगा। तो कोई भी पदार्थ विद्युत धारा का चालक कब कहा जाता है? जब वो विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक सिरे से दूसरे सिरे तक जरूर ले जाता है, यानी अपने से होकर के करंट को पास कराता हो, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? चालक कहते हैं। वे पदार्थ जिनमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन या स्वतंत्र आयन होते हैं। अब ये हम कह रहे हैं कि ये विद्युत धारा का सुचालक कब होगा? जब इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि ये धात्विक चालक है। चालक दो प्रकार के होते हैं, एक धात्विक और एक होता है वैद्युत अपघटनी चालक। जो भी धातु वाला चालक होता है बच्चों, वो किस प्रकार का चालक होता है समझिएगा सभी लोग। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपके पास कॉपर का तार हो, आपके पास जस्ता हो, आपके पास एल्यूमिनियम का तार हो, आपके पास सोना हो, आपके पास चांदी हो, ये सब धातु हैं और ये विद्युत के सुचालक होते हैं। अगर धातु विद्युत का सुचालक होता है तो क्यों होता है, क्या कारण है? अगर एल्यूमिनियम का तार विद्युत का सुचालक है तो क्यों सुचालक है? क्यों सुचालक है बता दीजिए। क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। जरा सभी लोग चैट सेक्शन में लिख दो, उसके अंदर क्या पाया जाता है? फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इसीलिए ये धात्विक पदार्थ, जो धातु वाला चालक है, वो इसीलिए धात्विक चालक है। इसका मतलब उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो मूव कर रहा है, इसी वजह से विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। समझते हो सभी लोग? यस, फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर कोई विलयन है, कोई सॉल्यूशन है, चाहे वो लिक्विड स्टेट में हो चाहे एक्वस स्टेट में हो, यानी कि या तो द्रवित अवस्था में हो या उसको पानी में घुला दिया गया हो, मिला दिया गया हो। जैसे मान लो या तो नमक को पिघला दो या नमक को पानी में घुला दो। अगर ऐसे पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, विद्युत धारा का सुचालक कहलाते हैं, तो इसका मतलब इसके अंदर फ्री आयन है। क्योंकि नमक को आपने पिघलाया, तोड़ा, तो Na+ और Cl- में टूटा, तो ये Na+, ये आयन है। क्या है बच्चों? आयन। तो आपको दो बात बिल्कुल दिमाग में रखना होगा, वो ये कि जब कोई धात्विक पदार्थ, धात्विक चालक विद्युत धारा का प्रवाह कर रहा है, इसका मतलब उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण वो ऐसा करता है। और जब कोई वैद्युत अपघटनी चालक की बात करते हैं, वो विद्युत धारा का प्रवाह कर रहा है, इसका मतलब उसके अंदर फ्री आयन होता है बच्चों। क्या होता है? फ्री आयन होता है। सभी कोई चैट सेक्शन में बता देंगे, फ्री आयन होता है। देखिए, कंडक्टर हम किसे कहते हैं? दोज सबस्टांसेज, वैसे पदार्थ विच हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्री आयंस। चालक तो दोनों ही है, धात्विक वाला भी चालक है और जो लिक्विड हमने लिया था वो भी चालक है। एक के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स था, दूसरे के अंदर फ्री आयन था।
तो दोनों की वजह से ही वो विद्युत का सुचालक होता है, तो हम उस टाइप के पदार्थ को कंडक्टर कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक मेटालिक और एक इलेक्ट्रोलाइटिक, यानी कि एक धात्विक चालक और एक वैद्युत अपघटनी चालक। जैसे मान लीजिए भैया आपके पास NaCl था, आपने NaCl को पिघला दिया, अब इसमें आप कैथोड एनोड ये सब डाल करके विद्युत धारा प्रवाह करोगे, विद्युत धारा का प्रवाह होगा। विद्युत धारा का प्रवाह होगा तो ये क्यों हुआ? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? फ्री आयन, फ्री आयन। लेकिन कॉपर का तार अगर विद्युत धारा का सुचालक है तो क्या फ्री आयन की वजह से है? यस और नो? कॉपर का तार अगर विद्युत का सुचालक है तो क्या वो फ्री आयन की वजह से है क्या? यस और नो बताना सभी लोग, सभी लोग बताना, बताना यस और नो। क्या ये अगर कॉपर का तार हम इसे मानते हैं और ये विद्युत धारा का अगर सुचालक है तो क्या ये फ्री आयन की वजह से है? नो, वेरी नाइस। नहीं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से है, ये फ्री आयन की वजह से नहीं है। लेकिन अब अगर हम एक बर्तन में नमक ले लेते हैं और पानी ले लेते हैं और अब ये अगर सॉल्यूशन विद्युत धारा का प्रवाह कर रहा है तो क्या ये फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से है? नहीं, ये फ्री आयन की वजह से था। अगर इतना समझ गए आप तो बहुत समझ गए, बहुत सुंदर। अब चलो वैद्युत अपघटनी चालक जो आपने पढ़ा, हम उसे वैद्युत अपघट्य कहते हैं, वैद्युत अपघट्य भी कहते हैं, यानी कि वैसा पदार्थ, वह यौगिक जो या तो पिघली हुई अवस्था में या जलीय विलयन, या तो नमक को पिघला दो या नमक को पानी में मिला दो, या तो पिघली हुई अवस्था में या फिर जलीय विलयन की अवस्था में विद्युत का सुचालक होगा तो उसे वैद्युत अपघट्य, नहीं होगा तो वैद्युत अनपघट्य। अचालक होगा, सुचालक नहीं होगा तो वो वैद्युत अनपघट्य। जैसे सर, जैसे KCl की बात कर लीजिए, NaCl की बात कर लीजिए, HCl, ये सब Na+Cl- K+Cl-, ये आयनों में टूट जाते हैं और ये अपने से होकर के विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, या तो पिघली हुई अवस्था में या जलीय विलयन की अवस्था में। इसलिए हम इसे कहते हैं बच्चों वैद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं इसे। क्या कहते हैं जी? इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों? क्लियर? इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं इसे हम, इलेक्ट्रोलाइट्स। लेकिन जो कहता है कि भैया हम पिघली हुई अवस्था में या विद्युत या जलीय विलयन की अवस्था में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करेंगे, हम सुचालक हैं ही नहीं, तो क्या हो भाई? कुचालक हो तुम, तो तुम्हें क्या कहेंगे हम? वैद्युत अनपघट्य, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया बच्चों? क्लियर? क्लियर? समझ में आ गया? यस सर, बहुत सुंदर। अब देखो वैद्युत अनपघट्य ने कह दिया कि भैया हम विद्युत धारा के सुचालक नहीं है, चाहे चीनी हो, यूरिया हो, क्लोरोफॉर्म हो। अब पानी में चीनी घोल दीजिए और सोचिएगा कि करंट फ्लो कराएगा, नहीं कराएगा। क्यों? क्योंकि चीनी आयन में नहीं टूटता है। ये नमक थोड़ी है कि Na+ और Cl- में टूट गया तो विद्युत धारा का प्रवाह हो गया। लेकिन NaCl नमक देखो, ये विद्युत का क्या होता है? अपघट्य होता है। वैद्युत अपघट्य कहते हैं, विद्युत धारा का सुचालक होता है। लेकिन मेरे भैया जी वैद्युत अनपघट्य, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, अब इसकी कहानी यही समाप्त हो जाती है, क्योंकि ये विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करता है। हाँ, लेकिन जो विद्युत धारा का प्रवाह करता है, हम उसकी कहानी को आगे लेके चलने वाले हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। हम बढ़ा रहे हैं, वैद्युत अपघट्य के बारे में हम जा रहे हैं। वैद्युत अपघट्य किसे कहते हैं? तो हमने कहा कि वह पदार्थ जो या तो पिघली हुई अवस्था में, यानी कि मॉल्टेन स्टेट में, या फिर एक्वस यानी कि जलीय विलयन, पानी में मिला दो तब वाली अवस्था में विद्युत धारा का सुचालक हो, विद्युत धारा का प्रवाह करे, उसे हम कहेंगे वैद्युत अपघट्य। अब इसमें भी दो प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक प्रबल और एक दुर्बल। अगर मान लो हमने एक पदार्थ लिया जैसे NaCl को हम पानी में डाल दिए, पूरी तरीके से 100% आयोनाइज्ड हो गया। क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल भस्म, दुर्बल भस्म, पढ़े थे ना? क्या था? जो 100% हाइड्रोजन आयन में टूट जाए उसे प्रबल अम्ल कहते थे। जो 100% पूर्णतः OH- हाइड्रोक्साइड आयन में विखंडित हो जाए, टूट जाए, वियोजित हो जाए, उसे प्रबल भस्म कहते थे। और जो आंशिक रूप से टूटता था उसे दुर्बल कहते थे। अब सोचिए हम एक पदार्थ लेके पानी में डालते हैं और 100% आयोनाइज्ड हो गया,
पूरी तरीके से टूट करके क्या हो गया बच्चों, आयनों में कन्वर्ट हो गया। तो वैसे पदार्थ को हम प्रबल कहेंगे, उससे विद्युत धारा अच्छी मात्रा में और अच्छी विद्युत धारा का प्रवाह होगा, उसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। वे वैद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में पूर्णतः 100% पूरी तरीके से आयनों में बदल जाए, कंप्लीटली आयोनाइज्ड होता है बच्चों, विच कंप्लीटली आयोनाइज्ड, उसे हम क्या कहते हैं, प्रबल। जैसे में NaCl हो गया, KCl हो गया, HCl, H2SO4, ये पोटेशियम नाइट्रेट, नाइट्रिक एसिड, ये सब के सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि प्रबल वैद्युत अपघट्य कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनको पानी में डाल दो, ये पूरी तरीका से आयनों में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि इनका थोड़ा सा हिस्सा आयन में बदला बाकी नहीं बदला, ऐसा नहीं होता, ये पूरी तरीके से आयनों में बदल जाते हैं, ये पूरी तरीके से आयनों में बदल जाते हैं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम बता दीजिए, कोई प्रॉब्लम फटाफट से बच्चों, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया। अब आता है दुर्बल वाला। दुर्बल वाला क्या कहता है, वे वैद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में पूरी तरीके से नहीं, अंशतः एक छोटा सा अंश उनका पार्शियली, एक छोटा सा हिस्सा आयनित होता है सिर्फ, उसे हम दुर्बल कहेंगे। कहेंगे ये कमजोर है, ये क्या है, कमजोर है, दुर्बल है, वीक है, तो इसको हम कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। यहां पे वीक होगा, यहां पे क्या होगा बच्चों, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। जो कंप्लीटली नहीं होता है, ये देखो गड़बड़ हो गया है, ये पूरा का पूरा कॉपी हो गया, पार्शियली होता है, पार्शियली कन्वर्ट इनटू आयन या पार्शियली आयोनाइज्ड जो होता है, जो आंशिक रूप से होगा। जैसे में देख लो यहां पर CH3COOH NH4OH यानी एसिटिक एसिड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भैया पूरी तरीके से आयन में नहीं बदलता है, ये दुर्बल होता है, ये दुर्बल अम्ल है, ये दुर्बल भस्म है, ये दुर्बल अम्ल है, ये दुर्बल भस्म है, वीक एसिड वीक बेस। लेकिन अम्ल हो चाहे भस्म हो, है तो वैद्युत अपघट्य ही, है तो वैद्युत अपघट्य ही। आगे आ जाओ, जब इतना हम पढ़ लेते हैं तो अब हम पढ़ते हैं वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन क्या होता है? यहां पे क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में यह होती थी कि दो या दो से अधिक पदार्थ, आप लोग अंत तक जरूर बने रहिए, तभी तो हम पढ़ा पाएंगे मजे से। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अंत तक बने रहिए, कुछ सीख के ही जाओगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं, इंपॉर्टेंट सवाल होंगे सब, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बात लिख लीजिएगा, गारंटीड बता रहा हूं, लिख लीजिएगा, ठीक है। गोरी जी 12th का एडमिशन ले रहे हैं ऐप पर, मेरी सिस्टर भी पढ़ना चाहती है आपसे। बहुत अच्छी बात है, आप ले लीजिए, साइंस संग्रह ऐप पे एडमिशन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, स्वागत है। तो एक वियोजन अभिक्रिया आप पढ़ते थे कि जिसमें एक बड़ा पदार्थ जिसको हम गर्म करते हैं तो वो दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है, वो अपघटन हुआ, वियोजन हुआ, बात बराबर है। अपघटन का मतलब हो जाता है तोड़ना, वियोजन का मतलब भी हो जाता है टूट जाना। तो वहां पे हम उष्मा देकर के गर्म करते थे, तोड़ते थे उसको, उष्मा देकर के तोड़ते थे, ब्रेक करते थे। यहां पर भी हम अपघटन करेंगे, लेकिन करंट के माध्यम से तोड़ेंगे। वैद्युत अपघटन का मतलब हो गया, अपघटन का मतलब हो गया तोड़ना, लेकिन वैद्युत का मतलब क्या हुआ, विद्युत धारा की सहायता से तोड़ेंगे, ऐसे नहीं तोड़ेंगे, हम विद्युत धारा की सहायता से तोड़ेंगे। बच्चों समझ आ रहा है? तो किसी भी यौगिक को या तो द्रवित अवस्था में हो या विलयन की अवस्था में हो, विद्युत धारा प्रवाहित करके उसको तोड़ने की क्रिया, अपघटित करने की क्रिया को हम वैद्युत अपघटन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिंग अ कंपाउंड बाय पासिंग इलेक्ट्रिकल करेंट इन इट्स लिक्विड स्टेट, चाहे सॉल्यूशन एक्वस के स्टेट में, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। वैद्युत अपघटन एक ऐसी प्रक्रिया है, एक अभिक्रिया होगी जिसके अंदर हम किसी यौगिक को तोड़ते हैं, लेकिन किसके सहायता से भाई, विद्युत धारा की सहायता से, इलेक्ट्रिक करंट के माध्यम से हम तोड़ते हैं। ऐसे नहीं टूटेगा, ऐसे गर्म करके तोड़ने वाला गर्म करके टूटता है, लेकिन कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिनको हमें विद्युत धारा की सहायता से तोड़ना पड़ता है, तो उसी क्रिया को हम कहते हैं बच्चों वैद्युत अपघटन। क्या कहते हैं, वैद्युत अपघटन। जैसे देख लीजिए, आपने NaCl ले लिया, NaCl को या तो पिघला दो, पिघला करके आपने ले लिया, दो छड़ लगे होते हैं, एक को हमने कहा कैथोड और एक को हमने क्या कहा, एनोड, और ये पूरा का पूरा परिपथ
बंद है, यहां से हमने सेल लगा दिया, माइनस और प्लस, बैटरी जो भी कह लीजिए आप। अब इस कहानी में सुन लीजिए कि Na प्लस और Cl माइनस है। आपको पता होना चाहिए कि कैथोड क्या होता है, निगेटिव होता है, एनोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब Na प्लस और Cl माइनस, तो माइनस वाले इलेक्ट्रोड पे, माइनस वाले छड़ पे हमेशा कौन जाएगा, प्लस जाएगा। माइनस प्लस के बीच आकर्षण होगा, माइनस कहेगा आओ आओ ना, सुने नहीं देते, माइनस प्लस को बुला लेगा और प्लस माइनस को बुला लेगा। टुकुर टुकुर देखते हो क्या, क्यों भैया? तो यहां पे कैथोड जो होता है बच्चों, निगेटिव इलेक्ट्रोड है। अब निगेटिव के पास कौन आएगा, प्लस आएगा, और प्लस के पास कौन जाएगा, माइनस जाएगा। तो यहां पर मैं समझता हूं आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब आपसे मैं अगर पूछूं कि प्यारे बच्चों, NaCl द्रवित रूप में है, लिक्विड स्टेट में है, और हम अगर इसका वैद्युत अपघटन करा रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में हमें कैथोड पर कौन सा तत्व मिलने वाला है? कैथोड पर क्या मिलेगा, Na मिलेगा या Cl मिलेगा, सोडियम मिलेगा या क्लोराइड मिलेगा? जरा बताइए सभी लोग, जरा बताइए सभी लोग। फटाफट से क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, सभी लोग बताएंगे। कुछ बच्चे Na कह रहे हैं, कुछ बच्चे Cl कह रहे हैं, कुछ बच्चे Na कह रहे हैं, कुछ बच्चे ओने कह रहे हैं। Na मत करिए। कैथोड भैया जी माइनस होता है, तो माइनस पे कौन आएगा? अब शादी ब्याह की बात है, लड़का की शादी लड़की से कराओगे, लड़की की शादी लड़का से कराओगे, भले आज का नया परिवर्तन हो गया वो अलग बात है। यहां पर साइंटिफिकली यहां पे कैथोड माइनस होता है, माइनस के पास कौन सा आयन जाएगा, प्लस वाला जाएगा, और प्लस वाले छड़ के पास माइनस वाला जाएगा। यहां पे देख रहे हो ना कि कैथोड माइनस है, लेकिन इस पे कौन आके जमा हो रहा है, प्लस वाला। तो Na प्लस आएगा ना जी, कौन आएगा बच्चों, Na प्लस। अब यही सब सवाल तो बोर्ड एग्जाम में पूछता है। देखिए, कैथोड पर अवकरण होता है, कैथोड पर अवकरण होता है। अब समझ लीजिए अवकरण और इसका क्या कहानी है, मैं आपको बता रहा हूं। अगर कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो उस प्रक्रिया को हम कह देंगे ऑक्सीकरण। क्या कह देंगे बच्चों, ऑक्सीकरण, अंग्रेजी में ऑक्सीडेशन। अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, ग्रहण करता है, क्या करता है, ग्रहण करता है बच्चों। ये Cl माइनस एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो Cl में बदल गया, ये हमारा कहलाएगा अवकरण। अवकरण होगा रिडक्शन, रिडक्शन। क्लास 10th में आप पढ़े थे ऑक्सीजन का त्याग होना, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का त्याग होना, हाइड्रोजन का जुड़ना, वो भी ऑक्सीकरण अवकरण को क्रमशः बताता है। लेकिन यहां पर आपको एक चीज और नया सीखना है कि जब भी इलेक्ट्रॉनों का त्याग हुआ मतलब ऑक्सीकरण, और जब ग्रहण हुआ मतलब अवकरण। ठीक है, त्याग जब हुआ तो ऑक्सीकरण, और जब ग्रहण हुआ तो अवकरण। अब ये प्रक्रिया त्याग वाली कहां होती है, एनोड पे होती है। कहां पे होती है, एनोड पर। और ये कहां पे होती है, कैथोड पर। ये ध्यान रखना है। तो हमेशा कैथोड पर अवकरण होता है, रिडक्शन हमेशा कहां पे होता है, कैथोड पे, और एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट द एनोड। समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। ओम का नियम अभी आगे आएगा तो बता देंगे बेबी कुमारी, टेंशन मत लो, पहले अभी पढ़ लेते हैं ना। तो यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए 100%। नेक्स्ट देखिए सवाल आ गया कि भाई क्या होता है जब द्रवित सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन कराते हो, व्हाट हैपेंस व्हेन
इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ लिक्विड सॉलिड लिक्विड सोडियम क्लोराइड। क्या होगा यहां पे गौर करिए, जब NaCl का वैद्युत अपघटन कराया तो Na प्लस Cl माइनस अलग अलग हो गया, टूट गया, क्योंकि हमने ब्रेकअप करा दिया इसको। शीशे का था दिल मेरा, पत्थर का जमाना था, ओ दिल टूट गया। मेरा नहीं, इसका। Na प्लस और Cl माइनस का, बेचारे साथ साथ रहते थे, संग संग रहते थे, साथ साथ रहने का सपने देखे थे, परंतु कुछ ऐसा तबाही आ गया दुनिया में इनकी लाइफ में कि हमने वैद्युत अपघटन करा दिया, इलेक्ट्रिक करंट डाल दिया, विद्युत धारा डाल दिया, और विद्युत धारा डालते ही Na प्लस और Cl माइनस का रास्ता अलग अलग होने जा रहा है। प्लस वाला चला जाता है माइनस छड़ पे और माइनस वाला चला जाता है प्लस पर। तो भैया Na प्लस, अब देखो ये छड़ माइनस होता है, ये छड़ प्लस होता है, तो इस माइनस वाले पे प्लस आएगा, Na प्लस क्या बन करके, सोडियम धातु बन करके, और ये इस पे क्लोराइड आयन नहीं, क्लोरीन गैस के रूप में आएगा, Cl2 बन के आएगा। तो आपसे ये सवाल जब पूछा जाएगा कि मेरे भैया जी बता दीजिए, जब द्रवित सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन कराते हैं तो एनोड पर क्या मिलता है, तो आपको कहना होगा कि एनोड पर सर क्लोरीन गैस मिलता है और कैथोड पर सोडियम गैस मिलता है, सोडियम धातु मिलता है। और ये सवाल पूछा गया है, लिख लीजिएगा, गारंटीड है ये सवाल पूछा गया है। शीशे का था दिल मेरा, वो बिल्कुल पूछा गया है, लेकिन ऐसे नहीं पूछा गया था शीशे का था दिल मेरा, ये कहां पे होता है, ये सब नहीं। समझ में आ गया? कह रहा है कि जी सर मेरा टूटा है दिल। अच्छा, दिल टूट गया है, देखो 5 रुपए का फेविक्विक मिलता है, परमानेंट चिपक जाएगा। आगे चलो, अब सवाल यह आ गया जी, एक बार में तो हमने द्रवित सोडियम क्लोराइड लिया, द्रवित सोडियम क्लोराइड का मतलब हमने NaCl को पिघला के लिया था, लेकिन अब कह रहा है कि भाई इसके जलीय विलयन को जब वैद्युत अपघटन कराओगे तब क्या होगा। जब हम जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन कराएंगे तब क्या होने वाला है, तब आइए साहब जी जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन करा देते हैं। NaCl को हमने पानी में डाल दिया था, अब हम पानी में डाले हैं तो क्या क्या होगा जी, देखिए इधर Na प्लस है और Cl माइनस है, H2O में क्या होता है, H प्लस और OH माइनस। अब प्यारे बच्चों ये Na और OH ये आपस में दोस्ती करके क्या बना लेते हैं, NaOH, और ये HCl है, ये क्या है HCl, जो कि H2 प्लस Cl2 में कन्वर्ट हो गया, तभी तो HCl बन जाता है ना। तो ये बन गया हाइड्रोजन गैस और ये क्या बन गया, क्लोरीन गैस। अब हाइड्रोजन भैया प्लस होता है, ये कहां चला जाएगा, माइनस वाले छड़ पे, माइनस वाले छड़ पे। और क्लोराइड आयन तो आपने तुरंत अभी थोड़ी देर पहले भी देखा कि क्लोरीन वाला गैस कहां जाता है, एनोड पर। तो इस पे जब बात करें जलीय विलयन की, जब बात करें बच्चों जलीय विलयन की, तो भी बता देना कि कैथोड पर हाइड्रोजन गैस और एनोड पर क्लोरीन गैस। NaOH तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन के नीचे बैठ जाता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी बता दो जी, कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं? परेशानी, बहुत सुंदर। तो चलिए अब एक सीधा सा छोटा सा सवाल कि भैया इतना तो हमने कर लिया, जल का जब वैद्युत अपघटन कराएंगे तब क्या होगा। जब हम जल का वैद्युत अपघटन कराते हैं, जल मतलब H2O, तो इसमें बच्चों हमारे पास हाइड्रोजन गैस होगा और ऑक्सीजन गैस होगा। ये प्लस नेचर वाला है, ये सीधे सीधे इसको भेज दो कहां पे, कैथोड के पास। इस ऑक्सीजन को कहां भेज दो, एनोड पे। कोई भी कंपाउंड हो, नोट हमेशा एक चीज ध्यान रखना, ऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस ये हमेशा कहां मिलेगा बच्चों, एनोड पर। इसके बाद जो बचा है उसको कहां भेज देना, कैथोड पर। बात खत्म, बात खत्म, यहीं पे बात खत्म। क्लियर? देख लीजिए हाइड्रोजन गैस कहां, कैथोड, ऑक्सीजन गैस कहां, एनोड। क्लियर है? यस सर, बहुत सुंदर बच्चों, बहुत सुंदर। नेक्स्ट एक सवाल आपके सामने आ गया, ये पूछा हुआ कि द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है कौन सा पदार्थ,
सभी बच्चे बता देंगे कौन सा पदार्थ यहां पे मुक्त होने वाला है कैथोड पर? द्रवित NaCl है, लिक्विड NaCl है, जलीय विलयन नहीं है। तो NaCl सिर्फ है तो Na प्लस और Cl माइनस। ये भाई साहब माइनस प्लस वाले हैं तो माइनस पे चले जाएंगे और ये चले जाएंगे एनोड पर, क्योंकि एनोड प्लस होता है। लेकिन एक चीज बताना, सोडियम आयन के रूप में नहीं जाता है, वहां पे जाके ये सोडियम धातु बन जाता है, सोडियम धातु के रूप में जाता है। Cl माइनस क्लोरीन गैस बन के जाएगा। आया समझ में? बहुत बढ़िया, सभी बच्चों का सही जवाब आ गया, ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट आ जाइए, विलयन में विद्युत का संचालन करता है कौन? विद्युत का संचालन कौन करता है? वैद्युत अपघट्य पदार्थ, इलेक्ट्रोलाइट जिसे कहते हो। जो वैद्युत अपघट्य होता है वही विद्युत धारा का प्रवाह करता है, और जो नहीं होता है वो नहीं करता है, सीधी सीधी बात है। क्लियर? नेक्स्ट आगे आ जाइए। अब हम पढ़ते हैं, जितना हमने पढ़ा वैद्युत अपघटन के बारे में वन शॉट रिवाइज कर लेते हैं एक झलक में कि हमने क्या पढ़ा। वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया कब हो रही थी? NaCl था, NaCl का टूटना एक रासायनिक अभिक्रिया है, लेकिन ये कब टूट रहा था? यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं कब हो रही थी? जब हमने इलेक्ट्रिक करंट दिया। यानी कि सोचिए, जब हमने बिजली दिया, विद्युत धारा हम दिए, तब जाके NaCl का डिकम्पोजिशन हुआ, NaCl टूट गया, Na प्लस और Cl माइनस, दोनों का दिल चकनाचूर हो गया और दोनों गम के गाने गाने लगे। कब? जब हमने इनमें विद्युत धारा का प्रवाह किया। यानी कि हम विद्युत धारा प्रवाह करते हैं तब जाकर के रासायनिक अभिक्रिया होती है, यानी कि रासायनिक ऊर्जा तब मिलता है, पहले विद्युत ऊर्जा देना पड़ता है। यानी वैद्युत अपघटन में क्या किया जाता है? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। याद रखिएगा, विद्युत ऊर्जा देते हैं, सप्लाई करते हैं, तब वो कन्वर्ट होकर के इलेक्ट्रिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा हमें देता है। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने से रासायनिक परिवर्तन होता है। बात हो गया सही? विद्युत धारा देंगे तब जाके रासायनिक अभिक्रियाएं होगी। दूसरा बात कि क्या करते हो? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हो। अभी तुरंत समझाया, विद्युत ऊर्जा को किस में बदलते हो बच्चों? रासायनिक ऊर्जा में। हमने ये भी पढ़ा कि आयन दोनों इलेक्ट्रोड पे, दोनों छड़ पे, एनोड और कैथोड, एक छड़ हो सकता है, एक सीट हो सकता है, एक तार हो सकता है, एक पे प्लस जा रहा है, एक पे माइनस वाला आयन जा रहा है, यानी कि दोनों इलेक्ट्रोड पे आयन मुक्त होते हैं। आयन दोनों पे जाता है, ना कि सिर्फ एक पर। ये नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, रिडॉक्स अभिक्रियाएं इसमें स्वतः नहीं होती है, करानी पड़ती है। दोनों इलेक्ट्रोडों को एक ही विलयन में रखा जाता है, एक ही कंटेनर के अंदर एक ही विलयन है, एक ही पात्र है, इसी के अंदर हमने दोनों छड़ को रख दिया, एनोड को भी कैथोड को भी। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया के लिए, इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए हमें दो अलग अलग कंटेनर लेना पड़ता है क्या? यस और नो। क्या हमें दो अलग अलग कंटेनर लेना पड़ता है क्या? यस और नो। बताएंगे सभी बच्चे यस और नो? नो। वेरी नाइस बच्चों, यहां पे हमें सिंगल कंटेनर, एक ही कंटेनर के अंदर, एक ही वैद्युत अपघट्य के अंदर, एक ही विलयन के अंदर दोनों छड़ को डुबा के रखते हैं। ये हमारा हो गया पूरा का पूरा प्रोसेस। इंग्लिश मीडियम के बच्चे ये देख सकते हैं, समझाना तो इंग्लिश में ही होता है। क्लियर? बहुत सुंदर बच्चों। नेक्स्ट अब हम आगे की ओर प्रोसीड करते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं कि वैद्युत अपघटन तो हमने करा दिया, हमने NaCl का वैद्युत अपघटन करा दिया, हमने ये भी देख लिया कि सोडियम टूट करके कहां चला गया? कैथोड पर, और क्लोरीन गैस टूट करके कहां चला गया? एनोड पर। लेकिन अब हमारे दिमाग में ये बात आ रही है कि सर कैथोड पे तो सोडियम गया था, पर कितना अमाउंट गया था, ये कैसे हम निकालें? यही उलझन में बहुत लोग पड़े थे। तब तक इस उलझन को दूर करने के लिए एक बड़े अच्छे अंकल जी आके बीच में टपक पड़े, जिनका नाम था फैराडे। फैराडे साहब जी ने वैद्युत अपघटन के संबंध में बड़े अच्छे नियम दिए। दो नियम उन्होंने दिया था, जिसमें पहला नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा नियम भी इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पहला है। उन्होंने कहा, जितने लोगों का उलझन था, कहा सुनो, तुम लोगों का उलझन यही है ना कि किस इलेक्ट्रोड पे कितना पदार्थ मुक्त हुआ, कितना जमा हुआ? हाँ, यही उलझन है। ये कैसे निकालोगे, यही ना सोच रहे हो? तो बोले दिमाग लगाओ।
हम लोग बोले दिमाग लगाते हैं, बताइए कैसे लगाना है। तो दिमाग लगाना हमने स्टार्ट किया, उन्होंने समझाया क्या कि देखो परिपथ जो है, आप उस परिपथ में जितना देर तक विद्युत धारा दे रहे हो उतना देर तक अपघटन हो रहा है। बोले हाँ, बात तो सही है, जितना देर तक आप करंट सप्लाई कर रहे हो उतना देर तक अपघटन की प्रक्रिया हो रही है, और अगर अपघटन हो रहा है तो ये जाकर के डिपॉजिट हो रहा है छड़ पे उतना ही। तो सोच लो कि जितना देर आप विद्युत धारा प्रवाह करते हो ये उतना ही मात्रा उस पर जाकर डिपॉजिट होगी। यानी कि वैद्युत अपघटन में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा प्रत्येक इलेक्ट्रोड पे कितनी मात्रा जमा होगी, ये प्रवाहित विद्युत आवेश के, विद्युत धारा के समानुपाती होता है। अब जैसे मान लो कि हमारे पास ये कैथोड है और ये एनोड है, ये यहां पे हमने इसको कनेक्ट कर दिया, इस पे कितनी मात्रा इकट्ठा होगी ये हम निकालना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो नहीं पता है तो मान लो कि ये मात्रा m है, मास m मान लिया। तो उन्होंने कहा कि ये जो m है ना, ये डिपेंड करता है कि आपने कितना इसमें विद्युत धारा का परिमाण डाला है, यानी कितना आवेश आपने प्रवाहित किया है। तो m समानुपाती हो गया q, और m q बराबर 10th में एक फॉर्मूला पढ़े हो I इंटू टी, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, I बराबर Q बाई टी। प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा का परिमाण कहते हैं, विद्युत धारा का परिमाण कहते हैं। तो ये हमने कर लिया Q बराबर I इंटू टी। अब m ये हटा तो एक कांस्टेंट लगेगा, नियतांक लगेगा, जिसको z कहते हैं। जो नियतांक लगेगा मेरे भाई बहन ध्यान रखना, z लगेगा जी। और I इंटू टी, कई बार I करंट है तो यहां पर CT भी लिखा हुआ दिख सकता है, M बराबर जेड CT, करंट, C से करंट भी। ये पहला नियम हो गया। क्या हो गया बच्चों? पहला नियम। तो ये आपको भूलना नहीं है, यह आपको भूलना नहीं है। कई बार ये सवाल बोर्ड एग्जाम ने पूछा, कई बार पूछा। निम्नलिखित में से प्रथम नियम कौन है फैराडे का? M बराबर जेड CT, M बराबर जेड CT। जहां आप सोच रहे होंगे कि सर जेड क्या है? जेड बच्चों नियतांक था। इस नियतांक का नाम हम एक स्पेशल देने जा रहे हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। अब आपसे कोई पूछेगा कि बताओ विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है, तो आप जरूर कहिएगा कि देखो M बराबर जेड CT में ये जो J है ना, जेड, इसी जेड ये कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है, जिसको हम नाम देते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। आया समझ में बच्चों? आ गया समझ में? यस, बहुत सुंदर। यहां पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। तो M बराबर जेड CT, एक बार सभी बच्चे चैट सेक्शन में लिख देंगे। फैराडे का पहला नियम था M बराबर जेड CT। M के जगह पे आपको W भी दिया जा सकता है, वेट XYZ कुछ भी हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि इस छड़ पे कितनी मात्रा जमा हो रही है। अगर इस मात्रा को हम M मानते हैं तो यह मात्रा उसमें प्रवाहित आवेश के परिमाण के समानुपाती हो रही है। और आवेश बराबर Q बराबर I इंटू टी होता है। समानुपाती का चिन्ह हटता है तो बराबर का चिन्ह लगता है, और ये Z लग गया, ये कांस्टेंट है, एक नियतांक लग गया। बहुत सुंदर, सारे बच्चे लिख दिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये आपने पहला नियम पढ़ लिया। दूसरा नियम उनका क्या था? लेकिन दूसरा नियम तक जाने से पहले ये सवाल एक बार पूछा है, एक बार नहीं 2-3 बार पूछ दिया है। जेड को परिभाषित करो, जेड को परिभाषित करो। जेड मतलब विद्युत रासायनिक तुल्यांक को डिफाइन करना है। कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूं, एक गांठ बांध लीजिएगा। फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, अगर किसी कांस्टेंट को परिभाषित करना है, किसी भी नियतांक को परिभाषित करना है, तो उसके साथ जो भी क्वांटिटी होगी, जो भी भौतिक राशि होगी, उसे यूनिट करना पड़ेगा आपको, उसे एकांक मानना पड़ेगा। जैसे जैसे हमारे सामने क्या है बच्चों? M बराबर जेड CT है ना, और हमें जेड को परिभाषित करना है, हमें जेड को परिभाषित करना है। तो बताइए जेड को परिभाषित करने के लिए हम क्या बताएं आपको कि किसी भी
कांस्टेंट को डिफाइन करना है भैया जी, उसके साथ वाली भौतिक राशि को यूनिट मान लीजिए। यानी कि आपको करंट को एक मान लेना है और टाइम को भी एक मान लेना है। एक क्या? एक एम्पियर। विद्युत धारा एम्पियर में मापी जाती है और टाइम सेकंड हो जाएगा। तो अगर हम एक सेकंड की धारा को, सॉरी, एक एम्पियर की धारा को, धारा एक एम्पियर होगा ना, एक एम्पियर की धारा को एक सेकंड तक प्रवाहित करते हैं तो देखते हैं कि क्या आता है। तब हमने क्या किया, एम बराबर जेड, सी और टी की जगह पे एक हो गया तो बच गया एम बराबर में जेड। यानी कि जो जेड है वो एम के बराबर हो गया, जो जेड है वो एम के बराबर हो गया। यानी एम क्या है, मुक्त पदार्थ की मात्रा जो छड़ पे इकट्ठा हुआ था, और ये मात्रा ही जेड हो गया। कब? जब करंट एक एम्पियर और समय एक सेकंड था तब। यानी कि एक स्पेशल सिचुएशन आ गया, एक विशेष सिचुएशन आ गई, विशेष अवस्था आ गई। तो हमें कहना पड़ेगा जब एक एम्पियर की धारा को एक सेकंड तक परिपथ में प्रवाहित करते हैं तब जो इलेक्ट्रोड पर मात्रा मुक्त होती है वही जेड कहलाता है, वही विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है, वही विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ अ सब्सटेंस इज दैट अमाउंट ऑफ इट विच इज ऑब्टेन्ड कब? व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 1 एम्पियर। जब एक एम्पियर की धारा एक सेकंड तक, जब एक एम्पियर की धारा एक सेकंड तक प्रवाहित करते हैं तब जो उसकी मात्रा होती है ना वही विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है, जेड। समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों? चलो आगे बढ़ो। यह दूसरा नियम। दूसरा नियम कह रहा है कि अलग अलग विद्युत अपघट्ट के विलयन में, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ये अलग अलग वैद्युत अपघट्ट है, मान लीजिए कि हमने इसमें ए डाला है और इसमें हमने क्या डाला है, बी डाल दिया है। अलग अलग वैद्युत अपघट्ट के विलयन में समान विद्युत धारा, यानी अगर इसमें 1 एम्पियर हम दे रहे हैं धारा तो इसमें भी हम 1 एम्पियर ही देंगे, 2 एम्पियर इसमें तो 2 एम्पियर इसमें भी। यदि अलग अलग वैद्युत अपघट्ट वाले विलयन में समान विद्युत धारा को समान समय तक, यानी 1 एम्पियर इसमें तो 1 एम्पियर इसमें, 1 सेकंड तक इसमें तो 1 सेकंड तक इसमें, 10 सेकंड तक इसमें तो 10 सेकंड तक इसमें, अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो जो इलेक्ट्रोडों से मुक्त होने वाली मात्रा होगी वो तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। यानी मान लो इसमें जो मात्रा मुक्त हुआ उसे हमने x मान लिया और इसमें जो मात्रा मुक्त हुआ उसे हमने y मान लिया, और ये डिपेंड करता है किस पे, तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार। y किसके, तुल्यांकी भार। इसको E1 मान लिया, इसको E2 मान लिया। यानी कि भैया जी गौर करिएगा, x समानुपाती E1 और y समानुपाती E2। E क्या है, तुल्यांकी भार। सर तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं? जिस भी तत्व का तुल्यांकी भार निकालना है परमाणु द्रव्यमान बट्टा में उसके संयोजकता से भाग लगा देने पर तुल्यांकी भार निकल के आ जाता है। चलो ये हटा तो कांस्टेंट k लग गया, ये E1, तो k बराबर में क्या आ गया, x बट्टा में E1। यहां पर y ये बराबर कचिन कांस्टेंट k E2, यहां पर k बराबर क्या हो गया, y बट्टा में E2। समीकरण 1, समीकरण 2, समान विद्युत धारा समान समय तक है इसलिए LHS और RHS बराबर हो गया। 1/2 अगर हम करते हैं LHS LHS बराबर तो RHS भी आपस में क्या हो जाएगा बच्चों, बराबर। समीकरण 1 और 2 से आप देखोगे तो आपको मिलेगा x बट्टा E1 बराबर y बट्टा में E2, यानी कि x बट्टा y बराबर E1 बट्टा में E2। ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए, ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? हाँ, अणु भार बटा में संयोजकता, बहुत सुंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। फैराडे का नियम हमने पढ़ लिया,
अब यहां से देखो 96,500 कूलम, एक फैराडे में 96,500 कूलम होता है, ये बिल्कुल ध्यान रख लीजिएगा आप सब लोग। 1 फैराडे इक्वल टू 96,500 कूलम, 1 मोल इलेक्ट्रॉन होता है, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है 96,500। अब इतना में कॉपर सल्फेट से कितना, कॉपर सल्फेट के विलयन से कितना कॉपर मुक्त होगा? 1 तुल्यांकी भार। 1 तुल्यांकी भार मतलब कितना? कॉपर का तुल्यांकी भार निकालना है तो क्या रखिएगा? कॉपर का परमाणु द्रव्यमान अब बट्टा में संयोजकता। तो कॉपर का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 63.5। कॉपर की संयोजकता कितनी होती है? 2 Cu+2, तो 2 हो गया, ये कट गया, लगभग 31.76 ग्राम तांबा मुक्त होगा। ये क्वेश्चन दिमाग में रख लेना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। 31.76 ग्राम कॉपर मुक्त करेगा, 31.76 ग्राम, 31.76 ग्राम। आगे देखिए, अब आता है, हमने वैद्युत अपघटनी सेल को पढ़ा था, हम लोग वैद्युत अपघटन पढ़ा था, वैद्युत अपघटनी सेल, जिस पात्र के अंदर वो प्रक्रिया हो रही थी। एक ही पात्र के अंदर 2 छड़ था, एक एनोड और एक कैथोड था। अब हम पढ़ रहे हैं भैया जी, हमारे पास आ गया विद्युत रासायनिक सेल। हम वैद्युत अपघटन जो पढ़े थे उसमें क्या पढ़े थे? हमने ये पढ़ा था कि हम विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। बोलो हाँ या ना? थोड़ा तेजी से सभी बच्चे बोलेंगे, थोड़ा तेजी से बोलिएगा सभी लोग। हाँ, थोड़ा तेजी से बोलिएगा। उसमें आपने क्या पढ़ा था कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते थे। लेकिन अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऐसे एक युक्ति के बारे में, एक ऐसे डिवाइस के बारे में जहां से हम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेंगे। रासायनिक ऊर्जा को कहां बदलेंगे बच्चों? विद्युत ऊर्जा में बदलेंगे। भाई आप लोग पढ़ तो लो अंत तक। हाँ, तो देखिए विद्युत रासायनिक सेल क्या है? विद्युत रासायनिक सेल वह युक्ति है जिनमें हम रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तब जाके विद्युत ऊर्जा मिलती है। पहले हमने विद्युत अपघटन में क्या किया था? विद्युत धारा दिया था तो रासायनिक अभिक्रिया हुई थी। अब हम क्या करेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे तब जाके विद्युत ऊर्जा मिलेगी, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करी जाती है। रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे उल्टा, यानी कि अब हम क्या करने वाले हैं? रासायनिक ऊर्जा को कन्वर्ट करने वाले हैं बच्चों, किसमें? विद्युत ऊर्जा में। किसमें? विद्युत ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा में आया समझ में? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में हम कन्वर्ट करने वाले हैं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो हम उसे कहते हैं विद्युत रासायनिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऐसा होता है इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज जनरेटेड बाय कैरिंग आउट केमिकल रिएक्शंस, यानी कि केमिकल रिएक्शन करा करके तब जाकर के हम उसमें से क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर? किसी को नींद नहीं आनी चाहिए, बहुत मार पिटाओगे अगर अभी किसी को नींद आई तो। अभी सभी बच्चों को एकदम अभी शांति से हमारे साथ पढ़ाई करना है। हमें स्टार्टिंग में ही बोले हैं कि प्रॉमिस भी किए हैं आप सब लोग कि हाँ सर अंत तक रहेंगे, हैं? और अभी 40-45 मिनट में नींद आ गई तुमको। बहुत पिटाई होगी, कस के पिटाई होगी। यहां से बटन दबाएंगे, एक छड़ी निकल के एकदम तुरंत से थप्पड़ मारेगा मोबाइल स्क्रीन से निकल के। तो वो काम क्या चाहते हो हम दबा दे? नहीं दबाएंगे, अभी बच्चे हो। पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, अभी पढ़ाई। किसी को नींद नहीं आनी चाहिए। यही 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 सपने लेकर आए थे कि हाँ सर मेहनत करेंगे, मेहनत करेंगे, आप पढ़ाइए। हम पढ़ा रहे हैं तो भागे जा रहे हो, ये सब नहीं चलेगा। इस बार के बोर्ड परीक्षा में जैसे इस बार बच्चों ने रिजल्ट लाके परचम लहराया है, आपको भी परचम लहराना है। आपको अपने जीवन की सीढ़ियों को सफल बनाना है। ये आपकी सफलता आखिरी नहीं होगी, ये एक सीढ़ी है। इस सीढ़ी के सहायता आप अपने मंजिल के करीब जाओगे। इस सीढ़ी को मजबूत बनाना है तो मेहनत करना पड़ेगा। समझ में आया? चलो, ये है बच्चों विद्युत रासायनिक सेल। अब इस चीज को हम अच्छे से समझेंगे, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। आपको जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक मैं समझाते रहूंगा। आप केयर करिए कि आप अभी थोड़ी देर पहले एक ऐसा सेटअप पढ़ रहे थे जिसके अंदर एक में ही कैथोड था, उसी के अंदर एनोड था।
लेकिन अब आप बिल्कुल अलग देख रहे हो कि दो कंटेनर है, एक छड़ को इसमें और एक छड़ को इसमें, यानी कि दोनों छड़ को सेपरेट सेपरेट पदार्थ में रखा गया। एक को नीला देख रहे हैं, एक थोड़ा रेड वाला दिख रहा है। सॉरी, मुझे थोड़ी खांसी हो गई है। पढ़ाई से बढ़ के अगर आपके लिए आईपीएल है तो यू मे गो नाउ, जा सकते हैं आप, लेकिन अगर नहीं, आप की पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइव में पढ़ना है, समझना है तो स्टे करिए, पढ़ने वाले रुके हैं। याद रखिएगा, 10,000 बच्चे लाइव रहे या 10 बच्चे लाइव रहे, हम उसी ऊर्जा के साथ पढ़ाएंगे। अगर एक बच्चा भी हमारे इस पढ़ाई के मेहनत से अपने जीवन में कुछ कर गया तो हमारा जीवन धन्य है। हम तो इसी उम्मीद से शुरू से मेहनत करते आते हैं, तो अगर आपका होगा इसमें तो आप लग जाओ। तो हम देख रहे हैं बच्चों कि ये एक अलग हो गया हमारा कंटेनर बर्तन, और एक बर्तन हमारा अलग हो गया। इस वाले में हमने जिंक का छड़ डाला है, हमने इस वाले में जिंक का छड़ डाला है और इस वाले में कॉपर का छड़ डाला है, समझते चलो। यानी कि एक पात्र में जिंक है, लेकिन जिंक को किसमें डुबाया है, तो जिंक के ही लवण में। तो जैसे मान लो हम जिंक का सल्फेट ZnSO4 ले लिए, हम नाइट्रेट भी ले सकते हैं, और भी कोई लवण हो सकता है जिंक के, और भी कोई लवण हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना होगा कि जिस धातु का ये छड़ होगा उसी धातु का ये लवण होना चाहिए। जैसे जिंक का है तो ये एल्युमिनियम का नहीं होगा, ये भी जिंक का ही होगा। देखो ZnSO4 हमने लिया, ये कॉपर का नहीं होना चाहिए क्योंकि छड़ कॉपर का नहीं है, छड़ जिंक का है। तो जिस मेटल का छड़ होता है उसको उसी मेटल के लवण में, सॉल्ट में डुबाते हैं। ये कॉपर का है तो कॉपर वाले को हमने कॉपर सल्फेट में, कॉपर के सॉल्यूशन में डुबा दिया। ये दो अलग अलग हैं। हम इन दोनों छड़ को एक तार के माध्यम से, ये तार है और यहां पर हमने बल्ब एक मतलब पूरी तरह से परिपथ को ऑन, परिपथ को कंप्लीट कर दिया है। ये तार है, ये तार है, इसके माध्यम से क्या होता है, हमने दोनों छड़ को जोड़ दिया। अब जैसे ही हम इसको कनेक्ट करते हैं, होता क्या है बच्चों, लवण में डालने से जिंक अपना, जिंक जो आप देख रहे हो ना, समझिएगा सभी लोग, Zn क्या करता है, Zn तुरंत से Zn+2 में बदल जाता है। धातु है तो 2 इलेक्ट्रॉन अपना लूज करके, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किया और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस तार के माध्यम से ये किसके पास चला जाता है, कॉपर आयन के पास। तो उधर Cu+2 जो था वो कहा है टबुक 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 के आ गया 2 इलेक्ट्रॉन, आ जाओ आ जाओ, जो मेरे पास आ जाओ। तो ये अपने पास पैकेट में चुरा लेता है। ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, त्याग किया, तो ये इस तार के माध्यम से टपक 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 कॉपर के पास आया, कॉपर दम रिसीव कर लिया उसको, दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जोड़ लिया। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन खत्म तो ये Cu में बदल गया। जैसे ये Zn+2 में बदल गया था, ये Cu+2 से Cu में बदल गया। अब आप सभी लोग बताओ, ये इलेक्ट्रॉनों का त्याग हुआ, इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ मतलब ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉनों का त्याग हुआ मतलब ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन जिसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। लेकिन यहां इलेक्ट्रॉन रिसीव हुआ, यानी ये कौन सी प्रक्रिया हो गई, अवकरण। हम इसको क्या कहते हैं बच्चों, रिडक्शन। एक चीज और केयर कर लेना, एक चीज और केयर कर लेना, क्या सर जी, ये केयर कर लेना कि ऑक्सीकरण वाली प्रक्रिया कहां पे हो रही है, जिंक के छड़ पर। 1 नंबर कोई नहीं रोकेगा, ये सवाल पूछता है, गारंटी है। ऑक्सीकरण किस वाले छड़ पे हो रही है, Zn पर, यानी एनोड पर। जिंक एनोड का काम करेगा यहां पे, Zn छड़, और ये कॉपर वाला कैथोड पे, ये कैथोड का काम कर रहा है। ये किसका काम कर रहा है बच्चों, कैथोड का काम। चलो सभी बच्चे एक बार लगा दो सभी लोग, ऑक्सीकरण किस किस पे होता है, एनोड पे या कैथोड पे। बाकी हम आपको बताएंगे कि यहां पे एनोड माइनस क्यों हो जाता है और कैथोड प्लस क्यों हो जाता है, इस पे हम चर्चा करेंगे, आपको परेशान नहीं होना है।
तो आपने ये पढ़ लिया। चलिए मैं आपको एक चीज बताते चलूं कि आप, एक सेकंड में इसको वाइट कर लेता हूं, है ना, सारा स्लाइड वाइट है तो ये कहां से पीला रहेगा, हाँ ब्लैक रहेगा। देखो बच्चों हमने पढ़ा था कि जेड एन प्लस 2 में कन्वर्ट हुआ था, 2 इलेक्ट्रॉन अपना त्याग करके, और उसी 2 इलेक्ट्रॉन को कॉपर प्लस 2 क्या कर लिया था, ले लिया था, रिसीव करके Cu में बदल गया था। ये आधा रिएक्शन हुआ, ये भी आधा रिएक्शन हुआ। इसको हम कह सकते हैं हाफ सेल अभिक्रिया, हाफ सेल रिएक्शन है, और ये भी हाफ सेल रिएक्शन है। लेकिन हाफ सेल रिएक्शन में ये क्या था, ऑक्सीकरण, और ये नीचे वाला क्या था, अवकरण। यही तो याद रखना है, ऑक्सीकरण अवकरण। ये कहां पे हो रहा है, एनोड पर, और ये कहां पे हो रहा है, कैथोड पर। ठीक है, आधा आधा मिल गया तो पूर्ण सेल अभिक्रिया, टोटल कंप्लीट रिएक्शन क्या होगी, इसको तो देखना जरूरी है ना। कंप्लीट रिएक्शन क्या होगा भैया, तो तीर के बाएं वाले को जोड़ देंगे और तीर के दाएं वाले को जोड़ देंगे। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, बराबर बराबर है, तो ये खत्म हो गया। क्या बचा, जेड प्लस Cu प्लस 2, तीर का चिन्ह, Zn+2 और Cu। ये हो गया बच्चों कंप्लीट सेल रिएक्शन, पूर्ण सेल अभिक्रिया कहते हैं इसको, पूर्ण सेल अभिक्रिया। क्लियर है। अब सोचिए कि इससे कैसे विद्युत धारा प्रवाहित हुई। प्यारे बच्चों, जब तक परिपथ बंद नहीं होगा, जब तक बंद परिपथ नहीं मिलेगा, बंद परिपथ का मतलब स्विच ऑन होना, तब तक विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, बल्ब नहीं जलेगा। अभी तो सिर्फ बाहर से इलेक्ट्रॉनों का यहां पे गमन हो रहा है, लेकिन क्लोज नहीं हुआ ना पूरा सर्किट। जैसे आप विद्युत परिपथ देखते हो तो पूरा का पूरा बंद रहता है, वो कहीं से भी गैप नहीं रहता है उसमें। तो अभी तो ये सिर्फ ऐसे ही हो रहा था, लेकिन एक ऐसे ये लवण वाला, तो इस आंतरिक परिपथ को बंद करने के लिए हम उल्टी यू आकार की एक नली का इस्तेमाल करते हैं। ये जो आप देख रहे हो यू ऐसे होता है, ये यू है लेकिन उल्टी, यानी उलट के लगा दिया, और ये दोनों में लगा दिया। ये एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ने का काम ब्रिज का होता है, ब्रिज, सेतु जिसे कहते हैं, जैसे गांधी सेतु। तो पटना को हाजीपुर से जोड़ता है ना, ये पटना को हाजीपुर से, तो ये सेतु कहला गया, ब्रिज है। पॉइंट ए को पॉइंट बी से जोड़ दिया, ब्रिज हो गया। वैसे ही ये भी एक ब्रिज है, और इसके अंदर लवण भरा होता है। क्या भरा होता है, लवण, लवण भरा होता है। ध्यान से सभी लोग समझिए। हाँ, अवकरण को आप चयन भी कह सकते हो, ऑक्सीकरण को उपचयन भी कह सकते हो। ठीक है ना नीतीश निराला, नीतीश जी, अवकरण को आप अपचयन कह सकते हैं और ऑक्सीकरण को उपचयन भी कह सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम कहते हैं बच्चों लवण सेतु। अब सोचिए, जब तक लवण सेतु नहीं होगा तब तक आंतरिक परिपथ ये पूर्ण नहीं होगा, और परिपथ जब तक पूर्ण नहीं होगा तब तक बल्ब जलेगा नहीं, यानी विद्युत धारा का प्रवाह होगा नहीं। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि विद्युत रासायनिक सेल में आंतरिक परिपथ को, इंटरनल सर्किट को कंप्लीट कौन करता है, तो ये ब्रिज, ये पुल, ये सेतु, जिसको सॉल्ट ब्रिज यानी कि लवण सेतु कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, लवण सेतु। इसके अंदर लवण भरा होता है, अगर अगर पेस्ट, गाढ़ा सॉल्यूशन पेस्ट भरा होता है, KCl का, NH4NO3 का, ये सब रहता है, ध्यान रहना चाहिए। और जब भी इसमें KCl वगैरह होता है, NaCl वगैरह होता है, K2SO4 भी भर सकते हो। उस सिचुएशन में सिल्वर का रॉड नहीं होना चाहिए, नहीं तो अवक्षेप बन जाएगा, प्रेसिपिटेट बन सकता है। समझ में आया जी बच्चों? यस। यानी कि ये सिर्फ परिपथ को पूर्ण करने का काम करता है, आयनों का गमन इधर से भी होता है। इस प्रकार से बच्चों परिपथ पूर्ण हो जाता है और हमें विद्युत धारा मिल जाता है। तो जो 3-4 बातें हैं बिल्कुल माइंड में ध्यान रख लीजिए। पहली बात ये कि जिंक को हम एनोड के रूप में इस्तेमाल करते हैं,
अब सोचिए सेल वाइज आप अगर पढ़ो तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकलता है, माइनस प्लेट से निकलता है, और यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसका मतलब ये वाला क्या हो गया, एज ए माइनस, और जहां प्रवेश हो रहा है वहां पे क्या हो गया, प्लस। छोटे टर्म में सीधे सीधे सेल वाइज अगर आप समझते हैं तो इलेक्ट्रॉन माइनस से निकल के प्लस की ओर जाता है, तो ये तो सेल ही तो आप पढ़ रहे हो, तो सेल वाइज ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, इसलिए एनोड यहां पे माइनस होता है। तो आप सभी लोगों को ध्यान रखना है कि विद्युत रासायनिक सेल में एनोड माइनस होता है, विद्युत रासायनिक सेल में एनोड माइनस होता है और कैथोड प्लस होता है, जबकि वैद्युत अपघटन में एनोड प्लस होता है, कैथोड माइनस होता है। रीजन आपके सामने है, ठीक है। अब सोचिए धीरे धीरे ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसका Zn+2 में बन के इधर आ रहा है, तो ये छड़ एक टाइम पे पतला हो जाएगा, एक टाइम पे ये छड़ पतला हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, तो इसके ये धीरे धीरे मोटा हो जाएगा। अब ये जब पतला होगा तो ये कहां घुल के जा रहा है, इसमें जा रहा है ना, तो इसकी सांद्रता बढ़ जाएगी। दो टर्म ध्यान रखो, जिंक का छड़ पतला हो जाएगा, यानी जिंक का द्रव्यमान धीरे धीरे घटते चला जाएगा, लेकिन इसकी सांद्रता लवण की बढ़ती चली जाएगी, ZnSO4 की सांद्रता बढ़ती चली जाएगी। इसमें आते हो कैथोड का छड़ मोटा हो जाएगा, ये कॉपर वाला छड़ मोटा हो जाएगा, लेकिन इसकी सांद्रता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ये सारी पॉइंट आपने पढ़ा। अगर हम इसको एक नजर में देखना चाहें तो हमें देखना होगा, अगर मैं आपसे एक बात कह दूं कि अगर लवण सेतु नहीं होता, लवण सेतु नहीं होता तो क्या विद्युत धारा का प्रवाह होता, हां या ना, एक बार बता देंगे सभी बच्चे। अगर लवण सेतु नहीं होता तो क्या विद्युत धारा का प्रवाह होता, हां या ना, अगर लवण सेतु नहीं होता तो क्या विद्युत धारा का प्रवाह होता, हां या ना, बता देंगे सभी लोग फटाफट से। जल्दी से बता दो बच्चों, नहीं होगा, वेरी नाइस, नहीं हो सकता है। अब लवण सेतु का वर्क समझ लीजिए, ये दोनों अर्ध सेलों को आपस में कनेक्ट रखता है, ऐसा नहीं कि बिलियन उसके पोर्स से छिद्र से ऊपर चढ़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, उस तरीके से नहीं, सिर्फ आयनों का गमन होता है उसमें, यह सिर्फ आंतरिक परिपथ को पूर्ण करता है और दोनों विलयन की विद्युत उदासीनता को कायम रखता है। तो लवण सेतु का यह कार्य है, नोट करना हो तो कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है बच्चों। लवण सेतु का कार्य कि दोनों अर्ध सेल जो अलग अलग था, आधा आधा सेल, उसको यह कनेक्ट करता है, आंतरिक परिपथ को पूर्ण करता है, यानी कि आयनों का गमन करता है, और आयनों के गमन होने से दोनों विलयनों की वैद्युत उदासीनता कायम रहती है। क्लियर है, नेक्स्ट आ जाओ। इलेक्ट्रोड विभव क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागना या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, इसकी जो क्षमता है ना, इसकी जो प्रवृत्ति है ना, जो ये टेंडेंसी है, इसको इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब आपने देखा कि एक तरफ से इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया जा रहा है, और दूसरी तरफ आपने क्या देखा कि दूसरी तरफ ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं, तो यहां से त्याग हो रहा है, यानी यहां पर भी क्षमता है त्याग करने की, टेंडेंसी है, इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा, इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा ये। और यहां पर भी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति है, यहां पर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति है, तो यहां पर भी बच्चों क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोड विभव। लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रोड विभव क्या बराबर होंगे, नहीं। हम एक काम करते हैं कि यहां पे ऑक्सीकरण होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। जब इलेक्ट्रॉनों का त्याग हुआ मतलब ऑक्सीकरण, और यहां पर इसको हम क्या बोलेंगे, अवकरण इलेक्ट्रोड विभव। समझ में आ गया, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव और अवकरण इलेक्ट्रोड विभव। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कौन सा हुआ बच्चों, या तो आप इसे ऑक्सीकरण विभव कह लीजिए सिर्फ, या सिर्फ आप इसे ऑक्सीकरण विभव कह लीजिए।
या इसे आप सिर्फ अवकरण विभव कह लीजिए, बात भैया जी बराबर होगा। या तो आप इसे अवकरण विभव कह लीजिए। ऑक्सीकरण विभव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और ये रिडक्शन पोटेंशियल, ओपी एंड आरपी। समझ में आया? इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की क्षमता या ग्रहण करने की क्षमता ही इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। अब अगर इलेक्ट्रॉन त्याग हो रहा है मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है, तो हम इस वाले विभव को ऑक्सीकरण विभव कह सकते हैं। और अगर ग्रहण हो रहा है मतलब अवकरण हो रहा है, तो हम इसको अवकरण विभव कह सकते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल कह सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक बात बता दूं कि एक विशेष परिस्थिति आ जाए, एक विशेष परिस्थिति आ जाए कि जब हम इसकी जो विलयन यहां पे ले रहे हैं, जब हम विलयन की सांद्रता, जब विलयन यानी वैद्युत अपघट्य की सांद्रता 1 मोलर हो जाए, सांद्रता 1 मोलर हो जाए, तापमान 25 डिग्री सेल्सियस हो जाए, प्रेशर 1 बार हो जाए, तो ये मानक अवस्था कहलाता है बच्चों। ये मानक हो गया है कि स्टैंडर्ड कर दिया गया, सेट कर दिया गया। अगर 1 मोलर सांद्रता हो और तापमान 25 डिग्री सेल्सियस हो, तब जो विभव होगा, इस अवस्था पर जो विभव निकलेगा बच्चों, उसको हम कहेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी कि स्टैंडर्ड। ठीक है? ऑक्सीकरण विभव हो चाहे अवकरण विभव हो, हम विभव को ई से सूचित करते हैं, ई से। लेकिन ऑक्सीकरण को हम कैसे पहचान पाएंगे? जब Zn से Zn+2 लिखा हो, Zn से Zn+2 लिखा हो, Zn से Zn+2 मतलब ऑक्सीकरण, और Cu+2 से Cu लिखा हो, यानी कि धातु से आयन लिखा हो, तो समझ जाना वो कौन सा हो गया? ऑक्सीकरण विभव। लेकिन अगर अवकरण विभव की बात हो गई तो ई Cu+2 से Cu लिखा रहेगा, आयन से धातु, ये हो गया बच्चों अवकरण विभव। और अगर मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा तो मानक के लिए यहां पे ई नॉट लग जाएगा। जहां पर भी आपको नॉट दिख जाए तो समझ जाइएगा वो मानक इलेक्ट्रोड विभव, क्योंकि आप एक स्टैंडर्ड पे देख रहे हो। जब विलयन की सांद्रता 1 मोलर हो जाए, जब सिस्टम का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तब इस अवस्था पर जो इलेक्ट्रोड विभव होगा उसको हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव ई नॉट के नाम से जानेंगे। यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं हुई होगी? यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं हुआ होगा? बता देंगे सभी बच्चे फटाफट से। डन डन, बहुत सुंदर। अब आ जाइए, पूरा वैद्युत रासायनिक सेल एक नजर में देख लीजिए। एनोड पर ऑक्सीकरण हो रहा था, ये मैंने आपको बता दिया है। एनोड पर ऑक्सीकरण हो रहा था, कैथोड पर अवकरण हो रहा था। अब देखिए, जो अलग अलग आधा आधा सेल पे, अर्ध सेल जिससे हम कहा था हाफ सेल, उसे हम हाफ सेल अभिक्रिया कहते हैं। और दोनों साथ साथ होती है। दोनों साथ साथ मतलब ऑक्सीकरण और अवकरण हमेशा साथ साथ होती है। आप सभी लोग पढ़े हो, क्लास 10th में भी पढ़े हो कि ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं और अवकरण अभिक्रियाएं दोनों साथ साथ हो रही है। जैसे घरे फुआ आइल बड़ी, लेकिन फुआ के अब विदाई बा, फुआ जा तारी घरे, तो फुआ के बेग उटांग के हमनियों के बस स्टैंड तक पहुंचा देनी। फुआ फूफा जी वालों बस स्टैंड तक जाने का एक पीछे लालच भी रहता है कि फुआ जा तारी तो कुछ तो दे दी है 150 रुपया। तो गए हम लोग बस स्टैंड पे, उनको बैग देने, गाड़ी आ रही है, फुआ कली के बबू आई था, तो अरे फुआ ही काहे के देता रू, तो हम लड़का बने बुर्बक धरा लड़के ना बड़ा, हमने आ गए मिठाई खा लिया। चार 5 बार बोल दीजिए कि न द मत द फुआ मत द, तो वो दबा के रख लिए फुआ। एक बार फॉर्मेलिटी पूरा करिए, मनवा तो रहबे करता है पैसा लेने का, लेकिन एक बार बोलना है। तब सिचुएशन यहाँ पे समझना ये है कि वहां पे दोनों लोग उपस्थित है, दाता और ग्राही दोनों, पैसा देने वाला पैसा ग्रहण करने वाला, तो दोनों प्रक्रिया साथ साथ हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन का त्याग करना ऑक्सीकरण और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना अवकरण। तो जब त्याग हो रहा है तो ग्रहण भी होगा,
तो दोनों साथ साथ ही तो हुआ ना, यानी कि ऑक्सीकरण और अवकरण हमेशा साथ साथ होती है, इसीलिए हम इसको रेडॉक्स कहते हैं। रिडक्शन प्लस में ऑक्सीडेशन, समझ आ गया? क्लियर? तो इसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसमें अभिक्रियाएं साथ साथ होती है। एनोड माइनस होता था, कैथोड प्लस होता था सेल वाइज। मैं आपको बताया कि जिंक वाला छड़ में से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ये Zn+2 के रूप में ये जाके इसमें घुल रहा है अपने लवण में, तो Zn का छड़ पतला होगा, लेकिन वो जिसमें डुबाया हुआ है उसकी सांद्रता बढ़ेगी। तो देखो जिंक का छड़ धीरे धीरे घटता है, जिंक छड़ का द्रव्यमान घटता है, लेकिन उसकी सांद्रता जिंक वाली क्या होती है? बढ़ती है। कॉपर का उल्टा, कॉपर का सांद्रता घटता है, लेकिन छड़ क्या होता है? बढ़ता है। समझ आ गया? समझ आ गया आप सभी लोगों को? समझ में आ गया एग्जाम्पल? सर आप एग्जाम्पल मस्त देते हैं, ठीक है। हाँ जी, बहुत सुंदर बच्चों, बहुत सुंदर। यानी विद्युत रासायनिक सेल आपने समझ लिया कि ऑक्सीडेशन ऑकर्स एट द एनोड, ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है, रिडक्शन कैथोड पे होता है। भैया रिएक्शन टेकिंग प्लेस ऑन ईच हाफ सेल इज कॉल्ड हाफ सेल रिएक्शन। प्रत्येक इलेक्ट्रोड पे, जो ईच इलेक्ट्रोड पे रिएक्शन हो रहा है उसको हाफ सेल रिएक्शन कहते हैं। और दोनों हाफ सेल रिएक्शन साइमल्टेनियसली स्वतः होते रहता है, साथ साथ होता रहता है। एनोड नेगेटिव होता है, कैथोड पॉजिटिव होता है। अगर हम बात करते हैं जिंक इलेक्ट्रोड की, तो जिंक इलेक्ट्रोड का मास ग्रेजुअली घटते जाता है बच्चों, मास डिक्रीज हो जाता है। किसका? जिंक इलेक्ट्रोड का। मास ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड घटेगा, यहां पे गलत हो गया, डिक्रीजिंग ग्रेजुअली, लेकिन उसका कंसंट्रेशन क्या होता है? इंक्रीज होता है। कंसंट्रेशन कॉपर सल्फेट का घटता है, लेकिन इसका मास इंक्रीज होता है। तो ये सब हम लोग समझ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आ जाओ। एक नरनस्ट साइंटिस्ट थे, उन्होंने इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, और यहां पर ये लब्धि है, रिएक्शन कोशिएंट है, इसके बीच में इन्होंने एक रिलेशन दे दिया। इसको हम लोग कहते हैं नरनस्ट समीकरण। ई सेल बराबर ई नॉट, जो कि मानक इलेक्ट्रोड विभव है, आर गैस कांस्टेंट कहा जाता है, टी टेम्परेचर हो गया, एन हो गया नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, कि कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। जैसे Zn से Zn+2 बनने में 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, और यही 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर के पास चला गया था, तो यहां एन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। अगर 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो एन का वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो एन का वैल्यू 3। यानी एन क्या है? ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर, और एफ हो गया फैराडे। और ये बच्चों एलन क्यू, अब ये पूरा निकालना पड़ता है Zn+2 बटा में Zn। तो आप लोग इसे समझ जाइएगा, सेल पोटेंशियल है, सेल पोटेंशियल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, यानी कि ये मानक वाला हो गया। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसका वैल्यू इतना आपको लेना है, इसमें टी से टेम्परेचर हो गया, एन जो ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, एफ से फैराडे हो गया, और ये रिएक्शन कोशिएंट आप लोग पढ़े होंगे इक्विलिब्रियम स्टेट में, पढ़े हो ना, जैसे P+Q R+S होता है। तो हम यहां पर Kc वगैरह निकालते थे ना, R की सांद्रता, S की सांद्रता बट्टा में P की सांद्रता, और ये Q की सांद्रता। वैसे ही तो ये Q होता है। ई नॉट का मान कुछ होगा ना सर, ये अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग होता है, ठीक है ना। अब आइए मजेदार चीजें, अब बच्चों और मजा आने वाला है। थोड़ा देर अगर आप लोग और बर्दाश्त कर ले जाओगे ना तो मजा आ जाएगा। ये बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है चैप्टर, और वही वो सारे क्वेश्चंस हम आपको सॉल्व करा रहे हैं। चालकत्व किसे कहते हैं? आप जब बात करते हो किसी चालक पदार्थ की कि भैया इसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है विद्युत धारा का प्रवाह, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां पे विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है वहां पे कुछ रुकावटें भी होती है। ओम ने बताया था, ओम साहब का कहना क्या था? ओम का नियम यही था ना, एक बच्ची ओम का नियम पढ़ रही थी, पढ़ना चाह रही थी। ओम का नियम क्या था? पढ़ना ही पड़ता है इसमें। ओम साहब जी का कहना था कि भैया जी भी समानुपाती आई होता है,
यानी किसी भी परिपथ में हम अगर विभवांतर को बढ़ाते हैं इसका मतलब विद्युत धारा का मान बढ़ेगा। और भी ये हटा तो एक कांस्टेंट लगता है R इंटू में I, यानी कि V बट्टा I बराबर में R हो गया। यानी विभवांतर और विद्युत धारा के अनुपात को एक नियतांक कहते हैं जिसे प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध किसी परिपथ का वह गुण होता है जो विरोध को दर्शाता है कि अगर आप उधर से चले हैं और मैं आपको रोकना चाह रहा हूं तो आपके परिपथ में, आपके रास्तों में कितनी रुकावट हो रही है ये प्रतिरोध बताता है। प्रतिरोध एक गुण होता है किसी भी परिपथ का, किसी चालक परिपथ का, जो कि विरोध को दर्शाता है। रेजिस्टेंस, रजिस्ट करता है, वो रुकता है उसे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर प्रतिरोध कम होगा, इसका मतलब अगर प्रतिरोध कम होगा इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी चालक का, जैसे मान लीजिए इसमें रुकावट कम है तो चालकता इसकी अच्छी होगी, लेकिन रुकावटें ज्यादा होगा तो अच्छी चालकता थोड़ी हुई, नहीं ना हुआ। इसलिए चालकत्व अच्छा होने का, कंडक्टिविटी अच्छा होना मतलब कि उसका प्रतिरोध कम होना चाहिए। तो ये उल्टा हो रहा है एक दूसरे का। तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। प्रतिरोध क्या है, R है। प्रतिरोध क्या हो गया बच्चों, R हो गया। तो समझिएगा R के व्युत्क्रम यानी कि अपोजिट 1/R को हम चालकत्व C कहते हैं, कंडक्टेंस। C बराबर 1/R। इसका मात्रक क्या होगा जी, 1/R का मात्रक क्या होता है, ओम, यानी कि ओम इनवर्स या साइमेंस भी कहते हैं। ओम इनवर्स या साइमेंस भी कहते हैं, ओम इनवर्स या साइमेंस भी कहते हैं। समझ गए आप सभी लोग चालकत्व के लिए। अब चलिए एक चीज समझ जाइए प्रतिरोध के विषय में। जब आप किसी भी परिपथ की लंबाई बढ़ाओगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, ये याद रखिएगा। जैसे जैसे लंबाई बढ़ाते जाइएगा, सोचिएगा कि यहां से मेन प्लग से यहां एक बल्ब लगा दिए और एक मेन प्लग से वहां बहुत दूर पे जाके बल्ब लगा दिए, और दोनों का आप रोशनी बराबर सोचिएगा, तो ये नहीं होगा। इसके पीछे का कारण क्या होता है कि एक का तार की परिपथ की लंबाई बहुत छोटी थी और एक बहुत बड़ा था। तो जैसे जैसे आप बड़ा लेके जाते हो ना, तो उसमें प्रतिरोध ज्यादा हो जाता है, रुकावटें बढ़ जाती है। अब रुकावट जब बढ़ जाएगा तो फाइनल वहां पे चालकता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी कि लंबाई बढ़ाओगे तो रुकावटें बढ़ेंगी, लंबाई बढ़ाओगे तो रुकावटें बढ़ेंगी। समझ में आया? यानी कि R बढ़ाने से L बढ़ता है, R घटाने से L घटता है, या L बढ़ाने से R बढ़ता है। ये सही पॉइंट हुआ कि हम L बढ़ाएंगे तो R बढ़ेगा, L घटाएंगे तो R घटेगा। लेकिन जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है R। एरिया जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, एरिया कम होगा रेजिस्टेंस ज्यादा। सोचिए कि अगर एक पाइप हो और एक ये पाइप हो, अगर मैं कहूं कि ये वाली एरिया कम है और ये वाली एरिया ज्यादा है, पानी का प्रवाह बड़ी आसानी से किसमें होगा, बहुत प्यार से इसमें होगा। क्यों? पानी का प्रवाह इसमें कोई रुकावट ज्यादा नहीं होगा, सबसे आसानी से जाएगा इसमें। क्यों? क्योंकि इसका एरिया ज्यादा है, तो सबसे आसानी से जाना यानी रुकावटें कम होना। तो रुकावट कम कब हुआ? जब एरिया ज्यादा हुआ तब। तो ये व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। अब आगे देख लीजिए बच्चों, यहां पे R समानुपाती क्या हो गया, L बट्टा में A। R समानुपाती में L बट्टा में A। R बराबर एक कांस्टेंट लगा रो L बट्टा में A। R बराबर रो L बाई A। R बराबर में रो L बाई A। क्लियर? R बराबर में रो L बाई A, जहां हम रो को क्या कहते हैं बच्चों, रो हो गया प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता या आप इसे विशिष्ट प्रतिरोध कह सकते हो, आप इसे विशिष्ट प्रतिरोध कह सकते हो। क्या कह सकते हो बच्चों? विशिष्ट प्रतिरोध कह सकते हो। क्या कह सकते हो? विशिष्ट प्रतिरोध कह सकते हो। लेंथ जितना ज्यादा बढ़ेगा उससे क्या होगा, लेंथ जितना ज्यादा बढ़ाओगे प्रतिरोध बढ़ते चला जाएगा। लेंथ बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ते जाएगा, लेंथ घटेगा तो प्रतिरोध कम होता चला जाएगा।
समझ गए सभी लोग? हाँ, करंट की बात नहीं शाहिद राजा, मैं ये कह रहा हूं कि जब आप लेंथ ज्यादा करोगे तो प्रतिरोध बढ़ गया, और प्रतिरोध कम हो गया तो करंट तो वैसे ही कम हो गया ना। रुकावटें ज्यादा हो गई तो सोचो ना कि रुकावटें बढ़ गई, इसका मतलब यहां से यहां तक आने में फाइनल करंट का वैल्यू तो वैसे ही डिक्रीज हो गया। समझ गए? शाहिद एक बार रिस्पॉन्स कर देना, समझ गए क्या? शाहिद जी एक बार रिस्पॉन्स कर दीजिएगा, समझ गए क्या? टेस्ट का रिजल्ट, बिल्कुल भाई, टेस्ट का रिजल्ट आउट करना है, सब कुछ रेडी है, बस आउट करना है। 3 बच्चे टॉपर बने हैं, चलिए फाइनली हो गया, डन। आगे चलते हैं बच्चों। तो ये आप सभी लोग समझ गए, आर बराबर क्या हो जाता है बच्चों, रो एल बाई ए। अगर आप यहां से रो निकालना चाहते हैं तो रो बराबर में क्या आ जाएगा, आर ए बटा में एल, ये भी हो गया। और अगर आप रो का मात्रक निकालना चाहते हैं तो कैसे निकाल लीजिएगा, आर का मात्रक ओम हो गया, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर भी ले सकते हो, लेकिन जनरली आमतौर पर यह सेटअप बहुत बड़ा नहीं होता है, सेंटीमीटर में ही निपट जाता है, यूनिट हम छोटा मानते हैं यहां पे। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया, ओम सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो आपने पढ़ा एक प्रतिरोध और दूसरा आपने पढ़ा प्रतिरोधकता। साहिद जी का रिस्पॉन्स आ गया, वेरी नाइस। आपने पढ़ा एक प्रतिरोध और दूसरा आपने पढ़ा प्रतिरोधकता। क्या पढ़ा आपने, प्रतिरोधकता। आपने ये पढ़ा कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम होगा तो चालकत्व कहलाएगा, और प्रतिरोधकता का विरोध होगा, प्रतिलोम होगा, व्युत्क्रम होगा, तो उसे हम कहते हैं कप्पा, विशिष्ट चालकत्व। क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकत्व। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम, विशिष्ट प्रतिरोध मतलब प्रतिरोधकता। अब सर प्रतिरोधकता को विशिष्ट प्रतिरोध क्यों कहते हैं, क्योंकि मैं आपसे कहा कि प्यारे बच्चों, जब भी किसी नियतांक को परिभाषित करना हो तो उसके साथ वाली यूनिट को, उसके साथ वाली राशि को यूनिट मानना पड़ेगा। हमें रो को परिभाषित करना है तो रो के साथ वाला एल है और ए है। तो सोचो, यदि लेंथ इलेक्ट्रोडों के बीच की 1 सेंटीमीटर हो जाए और उसका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए, यानी मैं ये कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं कि ये चालक हो गया, ये इलेक्ट्रोड हो गया, सब क्या हो गया, इलेक्ट्रोड हो गया, ये इलेक्ट्रोड हो गया, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, इसका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, ये भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, और इसके बीच का जो लेंथ है ये 1 सेंटीमीटर है। बीच की दूरी कितनी हो गई, 1 सेंटीमीटर। हम अगर इसको मिला देते हैं ऐसे, इसको हम ऐसे मिला देते हैं तो मिलाने पर ये एक बॉक्स टाइप का बन गया, एक आयतन बन गया। ये 1 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया इंटू लेंथ को जोड़ोगे तो जब एल का वैल्यू 1 सेंटीमीटर हो, एरिया का वैल्यू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो जो आर होगा वही तो रो हो जाएगा ना। यानी कि प्रतिरोधकता भी एक प्रकार की प्रतिरोध ही होता है, प्रतिरोधकता भी एक प्रकार का प्रतिरोध है। जब 1 1 रख दीजिएगा तो रो बराबर आर आ जाएगा, या आर बराबर रो आ जाएगा। तो क्या प्रतिरोधकता प्रतिरोध नहीं है, लेकिन कब, प्रतिरोधकता ही एक प्रकार का प्रतिरोध है, कब, जब एल का वैल्यू 1 सेंटीमीटर हो और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। यह विशेष परिस्थिति में प्रतिरोध के रूप में जाना जाता है, इसलिए हम इसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहा जाता है। लेंथ किसका बढ़ रहा है सर, चालक तार की। चालक तार अगर हम लेते हैं ना, चालक तार, चालक पदार्थों का लेंथ बढ़ाइएगा तो उसके बारे में बात किया गया है, चालक पदार्थों की। ठीक है, इसका मतलब यह होगा कि अगर यहां से वॉल्यूम निकालोगे, आयतन निकालोगे, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, एरिया इंटू में लेंथ, 1 इंटू 1 कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि इस 1 सेंटीमीटर क्यूब के सेटअप में जो प्रतिरोध आएगा उसे विशिष्ट प्रतिरोध, और इस 1 सेंटीमीटर क्यूब के सेटअप में जो चालकता आएगी उसे विशिष्ट चालकता कहते हैं। यानी कि कुल मिला के विशिष्ट प्रतिरोध रो के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा,
व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। अमृता अरोरा करिए मिस यू सर। अरे हम जिंदा हैं, हम जिया तनी भाई, ये जे सामने बनी, मिस मत करो, हम तो यहीं पे है, सामने है। लव यू। वन बाई रो, वन बाई रो को कहते हैं बच्चों विशिष्ट चालकता कप्पा। कप्पा, इसको कप्पा कहते हैं, याद रखिएगा सभी लोग, क्या कहते हैं बच्चों? कप्पा कहते हैं, कप्पा। तो विशिष्ट चालकत्व तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस को कप्पा से सुनिश्चित क्या करते हैं? दर्शाते हैं, सूचित करते हैं, कप्पा से सूचित करते हैं। कप्पा बराबर 1/रो होता है, 1/रो। अब देख लीजिए सभी लोग, 1/रो का मतलब, रो का फॉर्मूला क्या होता है? आर ए बटा में एल, आर ए बटा में एल। अब ये ऊपर उलट जाएगा, 1/, का मतलब उलट जाएगा, एल बटा में आर ए हो जाएगा, एल बटा में आर ए हो जाएगा। आप चाहे तो कप्पा को एल बटा में आर ए लिख रहे हैं ना, एल बटा में आर ए ऐसे, 1/r इंटू एल बाई ए, एल बटा में आर ए हो जाएगा, हो जाएगा ना बच्चों? यस सर। तो देखो कप्पा बराबर 1/r बराबर आपने कुछ पढ़ा था क्या? 1/r को क्या कहते हैं? 1/r को कहते हैं चालकत्व, सी चालकत्व कहते हैं। याद रखिएगा सभी लोग, 1/r को बच्चों क्या कहते हैं जी? चालकत्व कहते हैं। और एल बट्टा ए को अब जान लीजिए आप सभी लोग, एल बट्टा ए को क्या कहते हैं? क्या हो गया? हाँ सर डेरिवेशन पूछेगा क्या? नहीं, इसमें तो डेरिवेशन वैसा अभी तक कुछ है नहीं, अभी तो वैसा कुछ नहीं मिला। 1/r को चालकत्व कहते हैं, एल बट्टा ए को हम कहते हैं बच्चों सेल स्थिरांक, सेल कांस्टेंट कहते हैं, सेल स्थिरांक, सेल कांस्टेंट। दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। L बटा A को सेल स्थिरांक कहते हैं, L बटा A को सेल स्थिरांक कहते हैं। अगर सिल्वर का वायर हो तो सिल्वर के वायर में प्रतिरोध ना के बराबर होता है, इसलिए उसको विद्युत का सबसे अच्छा यानी उत्तम चालक माना जाता है। ठीक है ना? तो कप्पा बराबर चालकत्व इंटू सेल स्थिरांक, ये भी एक फॉर्मूला हो गया। समझ में आ गया? आगे चल लीजिए। सेल स्थिरांक क्या है? देखिए आ गया ना, किसी भी सेल में दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को, बीच की दूरी L और क्षेत्रफल A के अनुपात को सेल स्थिरांक X या G स्टार कहते हैं। इसे G स्टार से या X से व्यक्त करते हैं। द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस, और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? A, उसके रेशियो को, अनुपात को सेल कांस्टेंट कहते हैं, जो कि X से एक्सप्रेस किया जाता है, डिनोटेड किया जाता है। कोई दिक्कत? सर जी अब हो गया, बस कर दीजिए। बस क्या चाहते हो, इसका पार्ट 2 लेके आना पड़ेगा? हैं? अभी अब नहीं पढ़ोगे? अरे और थोड़ा पढ़ लो, आधा घंटा पढ़ लोगे तो हो जाएगा, आधे घंटे की बात है जी, चलिए पढ़ लीजिए। विशिष्ट चालकता की इकाई पढ़ लीजिए बच्चों। विशिष्ट चालकता कप्पा बराबर हमने क्या पढ़ा था? 1/रो पढ़ा था। रो का यूनिट क्या हुआ था? ओम सेंटीमीटर। तो अब इसका क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा तो ओम इनवर्स हो जाएगा और सेंटीमीटर भी इनवर्स हो जाएगा। आप पढ़ोगे ना? पढ़ोगे ना? हाँ या ना बता दो। पढ़ोगे ना? हाँ या ना बता दो। पढ़ोगे ना? हाँ या ना बता दो सभी लोग। पढ़ोगे ना? हाँ या ना बता दो। अभी बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ है।
हाँ जी पढ़ेंगे, हाँ हाँ चलो पढ़ लो, हम भी भूल गए थे कुछ क्वेश्चन पूछे थे। हाँ ठीक है ना, याद रखना सभी लोग। अब ओम इनवर्स को आप साइमेंस भी कहते हो, तो यहाँ पे साइमेंस सेंटीमीटर इनवर्स भी कर सकते हो। अगर एसआई मात्रक पूछ दिया तो एसआई में दूरी को मीटर ले लेते हैं, तो मीटर ले लेना, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। हालांकि प्राय सेटअप छोटा होता है जिसमें हम छोटी लेंथ छोटी मात्रक का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो सेंटीमीटर उसके हिसाब से ठीक रहता है। अब हमारे पास आता है मोलर चालकता। मोलर चालकता क्या होता है जी? मोलर चालकता बच्चों, अगर हमारे पास कोई विलयन है, अगर इसमें कोई वैद्युत अपघट्य अगर 1 मोल होगा, 1 मोल वैद्युत अपघट्य अगर है उसके अंदर, तो जो चालकता होगी उसको मोलर चालकता कहते हैं। अगर 1 मोल वैद्युत अपघट्य है तो समझ जाओ हम उसको क्या कहते हैं जी? मोलर चालकता। तब जो चालकता होगी उसको मोलर चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलर चालकता कहते हैं। मोलर चालकता। सर मोबाइल चार्ज में लगा के पढ़ रहे हैं, मत पढ़िए, मोबाइल को चार्ज से निकाल लीजिए। चार्जिंग के साथ साथ उसका हैवी यूज नहीं करना चाहिए। वैसे में कभी कभी दुर्घटना हो जाती है, लेकिन क्यों रिस्क लेना, आप मोबाइल को निकाल के पढ़ो ना। तो 1 मोल वैद्युत अपघट्य विलयन की जो चालकता होगी उसे क्या कहते हैं? मोलर चालकता। मोलर चालकता को बच्चों हम लैम्डा, बड़ा वाला लैम्डा ऐसे होता है, नहीं जानते हो जान लो, जानने के लिए ही पढ़ रहे हो। छोटा वाला लैम्डा हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन हम बड़े वाले लैम्डा की बात करें तो लैम्डा ये हो गया, और मोलर है तो एम, एम से लैम्डा एम कर देंगे, लैम्डा एम हो गया। ये लैम्डा एम बराबर कप्पा इंटू 1000 बट्टा में एम होता है, जहां एम क्या हो गया? प्रति लीटर बिलियन की, प्रति लीटर बिलियन में ये सांद्रता हो गया, यानी मोलरता हो गया। तो ये आपको फॉर्मूला दिमाग में रखना होगा, कप्पा इंटू 1000 बट्टा में एम, कप्पा इंटू 1000 बट्टा में एम। एम क्या हो गया बच्चों? मोलरता है। और 1000 इसलिए लगा है क्योंकि प्रति सेंटीमीटर क्यूब की बात हो रही थी, मतलब एक एमएल, एमएल को अगर एमएल में जब रहता है तो लीटर में बदलने के लिए 1000 से हमने क्या किया है? गुना किया है। अच्छा अब भूख लग गया है, भूख लग गया है। अच्छा चलो तो ठीक है, तुल्यांकी चालकता कम से कम पढ़ लो। अगर तुल्यांकी चालकता की बात करें, इक्विवेलेंट इक्यू, तो ये हो जाएगा बच्चों कप्पा इंटू 1000 बट्टा में एन। नॉर्मलता, जैसे 1 मोल अगर वैद्युत अपघट्य घुला है तब हम उसको क्या कहेंगे? मोलर चालकता। 1 मोल होगा तो मोलर चालकता, 1 ग्राम तुल्यांक होगा, 1 ग्राम तुल्यांक होगा, 1 तुल्यांकी भार होगा, तब हम उसको कहेंगे तुल्यांकी चालकता, लैम्डा इक्यू। जहां पे मोलरता था यहां पे नॉर्मलता हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखिए। ये क्या हो गया? नॉर्मलता, नॉर्मलता। अब इसका यूनिट पढ़ लो ताकि ये आगे आपको तबाही ना करे, इसके बाद खत्म कर देते हैं। कप्पा का यूनिट क्या होता है? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। नीचे मोल रहता है मोल प्रति लीटर या मोल प्रति सेंटीमीटर क्यूब, बात बराबर हो गया। ओम इनवर्स हो जाएगा, ऊपर मोल जाएगा, मोल इनवर्स, सेंटीमीटर 3 में से 1 खत्म हो जाएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा। ठीक है, इसका यूनिट ध्यान रखना सभी लोग, ओम इनवर्स मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, ओम इनवर्स मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे इसका निकालना हो तो कप्पा का यूनिट क्या होता है? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, नीचे नॉर्मालिटी, नॉर्मालिटी का क्या होता है बच्चों? इक्विवेलेंट बट्टा में सेंटीमीटर क्यूब। अंतर इतना होता है कि यहां मोल लिखते हैं क्योंकि मोलर चालकता है, यहां इक्विवेलेंट तुल्यांकी है। तो आप क्लास 11th में पढ़े होंगे, आप लोग तुल्यांकी आप पढ़े होंगे क्लास 11th में। तो देखो ये क्या हो गया बच्चों? ओम इनवर्स मोल नहीं है ना, इक्विवेलेंट ऊपर गया तो -1, 3 में से 1 गया तो 2, ये हो गया, ये हो गया इसका यूनिट। भैया जी मात्रक बहुत पूछता है, मात्रक बहुत पूछता है, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा सभी लोग, मात्रक बहुत पूछता है, मात्रक बहुत पूछता है। थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लेते आप लोग तो हम भी इस चैप्टर को निपटा के फिर ऑब्जेक्टिव पे चलते ना, हैं? अब आगे कुलरॉस का नियम पढ़ेंगे। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, जब तनुता बढ़ाई जाती है, तनुता बढ़ाने का मतलब पानी की मात्रा बढ़ा देना,
जब तनुता बढ़ाई जाएगी तो जैसे जैसे आयन की संख्या बढ़ेगी चालकता नॉर्मली क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन अगर हम विशिष्ट चालकता की बात करते हैं बच्चों, तो प्रति सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि विशिष्ट में हम क्या देख रहे थे, 1 सेंटीमीटर क्यूब में क्या होता है, आयन का नंबर घट जाता है। प्रति सेंटीमीटर क्यूब में आयन की संख्या घट जाती है, इसलिए विशिष्ट चालकता का मान घट जाती है। अगर आपसे कोई पूछे कि तनुता बढ़ाने पे विशिष्ट चालकता का मान बढ़ता है कि घटता है, तो ये घटता है। क्यों? क्योंकि प्रति सेंटीमीटर क्यूब में हम देखेंगे, पूरा में नहीं देखना है, पर सेंटीमीटर क्यूब में जब आप देखोगे ना तो वहां पे आयन की संख्या पहले से कम मिलेगी। पूरा में तो बढ़ता है, लेकिन प्रति सेंटीमीटर क्यूब की बात करेंगे तो वहां पे नंबर ऑफ आयंस कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये चालकता घटती है। लेकिन बाकी कोई चालकता हो, मोलर चालकता की बात करें बढ़ती है, तुल्यांक की चालकता की बात करें बढ़ती है, नॉर्मल चालकता की बात करें बढ़ती है, लेकिन विशिष्ट चालकत्व का मान घटता है। कब? तनुता करने पर, डाइल्यूशन करने पर। ये भूलना नहीं है भैया, ये भूलना नहीं है, ये भूलना नहीं है, ये भूलना नहीं है। नहीं भूलोगे ना, बोलो हाँ या ना। चलो मैं सवाल कर लेता हूं, तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकत्व का मान बढ़ता है कि घटता है? तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकत्व का मान बढ़ता है कि घटता है? सभी बच्चे बताएंगे जल्दी से। ये बढ़ता है लिख रहे हो जी? हाँ, तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकत्व का मान घटता है ना? कहां चले गए सब? अरे नहीं यार, हम मैडम जी में कहा, हमारी कोई मैडम जी नहीं है। चलो, यही यही सब देख रहे हो, यहाँ सवाल पूछ रहे हो हम, तुम मैडम जी की बात कर रहे हो। आपको मम्मी ज्यादा मानती हैं या पापा? दोनों मानते हैं। चलिए, हो गया। अब जो मैं पूछ रहा हूं ये तो बता दो। मैं ये पूछ रहा हूं कि तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकत्व का मान घटता है, ये कहो। कहां तुम्हारा खोपड़ी है सबका? है लाइव क्लास में रह के खोपड़िया कहां लग गया है? खोपड़ी को सही जगह पे खर्च करो। तनुता बढ़ाने पे मोलर चालकता बढ़ेगा, तुल्यांक की चालकता बढ़ेगा, सामान्य चालकता बढ़ेगा, लेकिन विशिष्ट चालकता घटेगा। ये मत भूलो, विशिष्ट चालकता घटेगा। क्यों? क्योंकि प्रति सेंटीमीटर क्यूब में आयन घट जाता है ना। आयन की संख्या बढ़ेगी तो चालकता बढ़ेगी, आयन की संख्या घटेगी तो चालकता घटेगी। अब सोच रहे हो कि सर कैसे घटेगी इसमें? क्योंकि भैया हम पर सेंटीमीटर क्यूब छोटे एरिया की बात कर रहे हैं। इस बड़े सेंटीमीटर क्यूब में तो आयन होंगे, लेकिन अगर हम एक इतनी छोटी एरिया की बात करें तो यहां पे तो नंबर ऑफ आयन बहुत ज्यादा नहीं होगा। इसमें अगर 50 है तो हो सकता है यहां पे 2 ही आ जाए, तो घट गया ना, घट गया ना। तो घट गया तो क्या हो गया? चालकता, विशिष्ट चालकता क्या हो जाती है? घट जाती है। अंग्रेजी में इसी चीज को देख लो, डाइल्यूशन करते हो तो नॉर्मली क्या होता है? कंडक्टिविटी इंक्रीज होता है। डाइल्यूशन करते हो तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी यहां पे डिक्रीज होगा। क्या होगा? डिक्रीज करती है। डाइल्यूशन करते हो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है, डाइल्यूशन करते हो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है। ये 4 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। प्रीतम प्यारे जी कह रहे हैं सर पढ़ाई करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? पढ़ाई करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि आप शिक्षित होइए, आप अपने आसपास एक ऐसे स्वतंत्र वातावरण का निर्माण करिए जहां अनुशासन, संस्कार सब कुछ पले बढ़े, आगे की ओर बढ़े।
शिक्षा का मूल्य उद्देश्य यही होना चाहिए, जीवन जीने का उद्देश्य पता होना चाहिए। शिक्षा का सिर्फ मतलब ये नहीं कि सिर्फ पैसा कमाना है, नौकरी लेना है। पैसा कमाने के बहुत सारे साधन होते हैं, ऐसा नहीं है कि जो पढ़े लिखे हैं वही सिर्फ पैसा कमाते हैं। शिक्षा का मतलब ये है कि आप अपने जीवन के लक्ष्य को समझ पाए, जीवन के उद्देश्य को समझ पाए। ठीक है, किस प्रकार से जीवन रहना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन सरवाइव करने के लिए एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है, उसको शिक्षा का जानकारी होना चाहिए। ठीक है, सर क्लास में बैक लग गया है, कैसे कर। रिकॉर्डेड वीडियो का स्पीड बढ़ा के थोड़ा सा देखना पड़ेगा, अभी तो बहुत टाइम है, आप कर सकते हो आप चाहो तो। चलिए अब हमारे पास, चलो बच्चों आज रहने देते हैं या पढ़ा ही दें, आप लोग हो तो पढ़ा देते हैं। चलो ना पढ़ लेते हैं। कुलरॉस का नियम। कुलरॉस एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने कहा कि अनंत तनुता पर जब हम डाइल्यूशन बढ़ा देंगे, बहुत ज्यादा तनुता हो जाएगी, उस सिचुएशन में किसी वैद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता होती है, जो चालकता होती है, उसमें धनायन की चालकता और ऋणायन की चालकता के योगफल के बराबर होती है। जैसे मान लीजिए कि NaCl है, तो NaCl की जो चालकता होगी अनंत तनु, अनंत का मतलब ये हो गया इंफिनिटी लग गया, और ये लैम्डा मतलब क्या हो गया, चालकता किसका भैया, NaCl का। ये कितना होगा, तो ये एक Na+ वाला जो चालकता होगी उसकी चालकता और Cl- वाली जो चालकता होगी, और यहां पे इन्फिनाइट होगा क्योंकि अनंत की बात हो रही है। तो Na+ वाले की चालकता और Cl- वाले की चालकता के योगफल के बराबर होगी इसकी चालकता, योगफल के बराबर होगी इसकी चालकता। जैसे मान लो HCl की बात, KCl की बात हो जाए, तो लेमडा KCl किसके बराबर होगा जी, ये अनंत हो गया। ये किसके बराबर, पूरी चालकता किसके बराबर होगी, तो भैया जी K की चालकता और Cl- की चालकता को जोड़ देंगे तो ये पूरे KCl की चालकता निकल जाएगी। अगर NaOH की चालकता निकालना है तो NaOH की चालकता किसके बराबर होगी, अनंत पर, तो भैया हम कहेंगे Na+ वाला का और साथ में OH- वाले की चालकता, दोनों को हम क्या कर देंगे, दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो NaOH का निकल जाएगा। यही था कुलरॉस जी का नियम। कुलरॉस जी यही कह रहे थे कि अगर तनुता बहुत ज्यादा हो गई, अनंत मात्रा में चली गई, उस सिचुएशन पर पूरे यौगिक का जो हम चालकता निकालना चाहते हैं वो उसके प्रत्येक अवयव, जैसे धनायन की चालकता और ऋणायन की चालकता के योगफल के बराबर होती है। धनायन की चालकता और ऋणायन की चालकता के योगफल के बराबर होती है। इस पे हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, जब हम आपको ऑब्जेक्टिव सेशन कराएंगे ना, तो उसमें हम इस पे न्यूमेरिकल लेके आएंगे, आपको बताएंगे। घबराइएगा मत, पहले ये समझ जाओ, पहले थ्योरी तो समझ लो कि KCl की चालकता अगर हमें निकालनी है अनंत तनुता पर, तो K+ की चालकता जो होगी और Cl- की जो कंडक्टिविटी होगी उसको जोड़ देंगे तो टोटल चालकता KCl की निकल जाएगी। अगर NaOH का निकालना है तो Na+ की चालकता यानी धनायन की चालकता और ऋणायन की चालकता का योगफल कर देंगे तो NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का कंप्लीट चालकता निकल जाएगा। क्लियर 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 क्लियर। कोई बात नहीं रितेश जी, करने दीजिए, पढ़ाई करिए, छोड़िए वो सब बात, 1% का इंटरेस्ट नहीं है, टेंशन मत लो, आप पढ़ाई करो, छोड़ो। हमें अपने काम पे फोकस है, हमें आप पे फोकस है, हम आपको कैसे बेहतर पढ़ा पाए। ठीक है, यस, चलो ये समझ में आ गया सबको, यस सर। कुलरॉस आप समझ गया। अब आपके सामने आ जाता है इंपॉर्टेंट सवाल, सेल या बैटरी। सेल क्या होता है, आप सेल देखते हो ना, एक पेंसिल बैटरी वाली जो सेल होती है वो देखते हो, जो घड़ी के अंदर हम लगाते हैं, उसमें क्या होता है, एक लेयर ऊपर से बड़े अच्छे से उसको कवर करके रखा होता है, लेकिन उसके अंदर क्या रहता है, उसके अंदर केमिकल्स रहते हैं, उसके अंदर बच्चों केमिकल्स रहता है, और वो केमिकल केमिकल रिएक्शन करता है। उस केमिकल रिएक्शन से यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, रासायनिक अभिक्रियाओं से रासायनिक ऊर्जा मिलता है, और उस रासायनिक ऊर्जा से हमें विद्युत ऊर्जा मिलता है। यानी सेल एक ऐसी युक्ति है जिसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया हो रही थी और उससे निकला था रासायनिक ऊर्जा,
और उसको बदल दिया जाता है विद्युत ऊर्जा में। तो सेल एक ऐसी युक्ति होती है जिसके अंदर हो रही रासायनिक अभिक्रियाओं से उत्पन्न रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है, उसको सेल कहते हैं। सेल का एक भाग पॉजिटिव होता है और दूसरा वाला सिरा निगेटिव होता है। कई सारे सेल को आपस में जोड़ दिया जाता है तो बैटरी बन जाता है। सेल एक ऐसी युक्ति है जो अपने अंदर हो रही रासायनिक अभिक्रिया से उत्पन्न रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पर कहां से? जो उसके अंदर हो रही है रिएक्शन, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। देखो ये सेल हो गया और ये बैटरी हो गया। इस बैटरी के अंदर कई सारे सेल को कनेक्ट किया गया है। बच्चों सेल दो प्रकार के हो जाते हैं। सेल दो प्रकार के होता है, एक चार्जेबल रिचार्जेबल और एक नॉन रिचार्जेबल। यानी एक को हम कहते हैं प्राइमरी सेल और दूसरे को कहते हैं सेकेंडरी सेल। समझ लेना सभी लोग। प्राइमरी सेल का मतलब प्राथमिक सेल, जिसको एक बार समाप्त हो जाने के बाद हम दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे बाजार में कुछ ऐसे सेल है जो एक बार खत्म हो गया तो फिर हम उसको फेंक देते हैं, उसको हम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, वो हो जाता है प्राइमरी सेल। उसको क्या कहते हैं हम लोग? प्राइमरी सेल कहते हैं। ध्यान रखिएगा सभी लोग। वैसा सेल जो समाप्त हो जाने पर पुनः इस्तेमाल नहीं किया जाता है, हम उसे क्या कहते हैं बच्चों? प्राथमिक सेल। दूसरा वैसा सेल जिसको हम बार बार यूज कर सके, चार्ज करके दोबारा हम यूज कर सकते। जैसे मोबाइल की बैटरी समाप्त हो जाती है तो दोबारा चार्ज कर लेते हो ना। कार की बैटरी खत्म हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाता है तो फिर हम चार्ज कर लेते हैं ना। ये बड़ी वाली एक्साइड की बैटरी वगैरह जो देखते हो, ये सब क्या होता है? रिचार्जेबल बैटरी होता है। तो जो रिचार्ज हो जाए, दोबारा से चार्ज किया जा सकता है, उसको द्वितीयक सेल कहा जाता है, सेकेंडरी सेल कहा जाता है। और प्राथमिक सेल वो होता है जो एक बार समाप्त हो जाने के बाद दोबारा हम यूज ना करते हैं। उसको क्या कहेंगे बच्चों? उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? प्राथमिक सेल। यानी कि यहां पे देख लो आप सभी, प्राथमिक सेल जो रिचार्जेबल नहीं हो, रिचार्जेबल नहीं हो। प्राथमिक सेल की बनावट कुछ इस प्रकार से होती है बच्चों। ये पीतल का कैप होता है जो प्लस का काम करता है, और इसके सबसे बाहर वाला लेयर जो होता है जिंक का कंटेनर होता है जो एनोड का काम करता है। जिंक वाला किसका काम करता है? एनोड का काम करता है। अब देखिए इसके अंदर हम एक लेई भरते हैं MnO2 प्लस में कार्बन का, MnO2 प्लस में ग्रेफाइट का चूर्ण रहता है, और ये पेस्ट हम भरते हैं अमोनियम क्लोराइड और ZnCl2 का। विद्युत धारा का प्रवाह होता है। कार्डबोर्ड से इसको सुरक्षित कर दिया जाता है, कार्डबोर्ड का कवर रहता है। इसमें दो प्रकार की रिएक्शन होता है। Zn का जो छड़ है जो एनोड का काम कर रहा था, जिंक का जो बाहरी लेयर था वो एनोड का काम करता है, और जिंक क्या करता है बच्चों? +2 बनता है 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके। और अगर हम कैथोड की बात करते हैं तो उस पे ये रिएक्शन होता है, कौन सा? MnO2 प्लस में NH4 प्लस, ये इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके MnOOH और साथ में NH3 बनाता है। अब आपको समझना है कि इन द रिएक्शन एट कैथोड, इस रिएक्शन में कैथोड पर मैग्नीज इज रिड्यूस्ड फ्रॉम द +4 ऑक्सीडेशन स्टेट टू +3। MnO2 में Mn+4 से +3 में रिड्यूस हो जाता है। अमोनिया प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स विद Zn+2। अमोनिया जो बना है वो Zn+2 के साथ मिलकर के कॉम्प्लेक्स बनाता है, और वो कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाता है बच्चों? ZnNH3 4 2+, ये कॉम्प्लेक्स बनाता है Zn किसके साथ मिलके? अमोनिया के साथ। क्यों? और ये बड़ा काम करता है, ये विस्फोट को होने से रोकता है। इसका पोटेंशियल जो विभव होता है शुष्क सेल का 1.5 वोल्ट के आसपास होता है, 1.5 वोल्ट के आसपास होता है। कितना होता है बच्चों? 1.5 वोल्ट के आसपास होता है, 1.5 वोल्ट। अगर आपसे कोई पूछे शुष्क सेल का ईएमएफ कितना होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना होता है? 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट। यह सेल तब तक काम करती है जब तक कि इसके विद्युत विभव का अंतर शून्य ना हो जाए।
विभव का अंतर शून्य हो जाएगा, विभवांतर शून्य हो जाएगा, ये सेल खत्म हो जाएगा, फिर हम इसे फेंक देते हैं। हम इसको दोबारा से चार्ज नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये रिचार्जेबल नहीं है, नॉन रिचार्जेबल है। इसको लेक्लांचे वैज्ञानिक ने बनाया था, इसलिए हम इसको लेक्लांचे सेल भी कहते हैं, शुष्क सेल भी कहते हैं, लेक्लांचे सेल भी कहते हैं। समझ में आया? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं सभी लोग, कोई दिक्कत? बता दीजिए। लहरों से डरकर नौका पार ना, 10 मिनट और। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत सुंदर, आज मूड बना के आए हैं अनु भैया 12th का पहले ही हमने। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो तो मूड बना के आए तो पढ़ा तो रहे हैं ना। तो प्राथमिक सेल आप लोग समझ गए होंगे। एक बार भैया रिप्लाई तो कर दो, समझ गए सब? रिप्लाई तो कर दो। बेसिकली सेल के बारे में, सेल का कैसा बनावट होता है, सबसे बाहर कार्डबोर्ड होता है, ऊपर पीतल का जो कैप होता है जो कैथोड का काम करता है, प्लस का काम करता है, एनोड माइनस का काम करता है जो जिंक का छड़ होता है, उसके अंदर ये पेस्ट भरा होता है। अब ये मिल करके रिएक्शन जो होता है तो Zn, ये Zn+2 और ये जो अमोनिया बनता है ये मिल करके एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। इसको ध्यान में रखना है, ZnNH3 4 2+। ये कॉम्प्लेक्स विस्फोट होने से रोकता है, ये काम का होता है। समझ आया? और इसका पोटेंशियल लगभग 1.5 वोल्ट के आसपास होता है। दूसरा हम पढ़ते हैं प्राथमिक सेल में, आप ये सब भी जो सेल देखते हो ना, मरकरी सेल जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? मरकरी सेल। और इसका ईएमएफ कितना होता है बच्चों? 1.35 वोल्ट के आसपास। ठीक है ना? कोई दिक्कत? अब आ जाइए द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल जो आप देख रहे हो इस प्रकार का होता है। द्वितीयक सेल इस प्रकार का होता है। इसमें आप देख रहे हो पीबी और पीबीओ2 का छड़ है। पीबी है और पीबीओ2 रहता है, पीबी और पीबीओ2। पीबी और पीबीओ2 का छड़ रहता है। अब देखिए जैसे ये पीबी है, ये पीबी है जो माइनस का काम कर रहा है, और पीबीओ2 वाला जो छड़ है वो प्लस का काम कर रहा है। तो एनोड माइनस होता है, कैथोड प्लस होता है। अब ये वाला जो छड़ आपको दिख रहा है, ये कौन सा? प्लस वाला, ये होता है पीबीओ2 का, और ये जो आप छड़ रहे हैं, देख रहे हो छड़ पीबी का। आपने बड़ी वाली बैटरी को देखा होगा, बड़ी वाली बैटरी के अंदर कई सारे शीशा के परत दर परत लगे होते हैं, कई सारे लेड का परत रहता है। जब आप बड़ी वाली बैटरी खोल के देखोगे ना, उसके अंदर ढक्कन खोल के, तो आपको दिखता है। तो कई सारे सेलों का समूहन है वो। सेलों के समूहन से क्या बनती है? बड़ी बैटरी बनती है। तो देखो इस प्रकार से ये जितने पीबी के छड़ है ना, इसको एक करके माइनस एनोड बना दिया गया, और पीबीओ2 वाला जो छड़ है इसको एक करके दूसरा सिरा कैथोड बना दिया गया जो कि प्लस हो गया। जैसे यहां पे आप देख रहे हो पूरे कंटेनर के अंदर जो भी प्लेट था, सभी प्लेट को एक साथ कनेक्ट कर दिया गया। पीबी वाले को एक साथ जो एनोड का काम करता है, और पीबीओ2 वाले को एक साथ जो कैथोड का काम करता है। अब इसके अंदर बच्चों कुछ प्रतिशत H2SO4 का भी हम लोग मिला देते हैं, और बाकी PbSO4 भी रहता है। इसमें जो रिएक्शन होता है वो ये रिएक्शन होता है। ये समझिएगा, PbSO4 से PbSO4 और 2 इलेक्ट्रॉन निकलता है, एक एनोड पे होता है और एक कैथोड पे होता है। ये रिएक्शन आप देख लीजिएगा। और फाइनली ये अर्धसेल अभिक्रिया, ये अर्धसेल अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, मिलके बन गया ये पूर्ण सेल अभिक्रिया। पूर्ण सेल अभिक्रिया में PbSO4 का निर्माण होता है। PbSO4 का निर्माण होता है तो बैटरी काम करना स्टार्ट कर देती है। जैसे बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो ये रिएक्शन बिल्कुल पलट जाता है। ये वाला पार्ट इधर दिखने लगता है और ये वाला पार्ट इधर आ जाता है, तो बैटरी दोबारा से चार्ज होने लगती है। यहां पे बैटरी चार्ज है, काम करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन जब डिस्चार्ज हो जाती है बैटरी तो आप वापस ये वाला पोर्शन उलट जाता है, PbSO4 समाप्त हो जाता है। तो अब ये बनना, आप समझिएगा सभी लोग, ये दो तरह का रिएक्शन, क्योंकि ये रिचार्जेबल वाली कहानी पढ़ रहे हो ना आप सब लोग, रिचार्जेबल वाली जो दोबारा हम इसे चार्ज कर सकते हैं।
जिस सेल को हम समाप्त होने के बाद भी अगर हम चार्ज कर लेते हैं दोबारा, उसी को तो कहते हैं सेकेंडरी सेल, उसी को तो कहते हैं द्वितीयक सेल। तो द्वितीयक सेल ये है बच्चों, समझ में आ गया होगा? यस, खत्म भी हो गया, वाह 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 वाह, खत्म हो गया। मतलब हम लोग सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों कवर कर चुके हैं। इसके पीडीएफ के लिए आप हमारे साइंस संग्रह एप्लीकेशन पे आ जाइए। और अगर किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत है, कोई 11th के बच्चे होंगे, तो आप सभी लोग प्लीज हेल्प करिए। 9155181020 हमारा हेल्पलाइन नंबर है। साइंस संग्रह ऐप है। 11th के बच्चों का भी ऐप पे हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है, प्रहार बैच, साइंस संग्रह ऐप प्रहार बैच 2025, प्रहार बैच 2025 है। आप सभी लोग जरूर हेल्प करिए उन बच्चों तक, आपके आसपास जो भी बच्चे हैं, आप सभी लोग उन बच्चों तक जरूर इस बात को पहुंचाएं। आज का सेशन कैसा लगा बिना कमेंट के मत जाना। इतने सारे बच्चे देखे हो, वो बड़ी शिद्दत से पढ़ाए हैं। आप सभी लोग कमेंट करके जाइएगा, वीडियो के नीचे कमेंट करके जाना कि आज का सेशन कैसा लगा। ऑल दी वेरी बेस्ट बच्चों, बहुत जल्द मिलते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के, और जल्द मुलाकात होगी धमाकेदार सेशन में। अब आपको प्रतिदिन वैसे धमाकेदार वीडियो हमारे मिलते रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि हम कुछ भी अपलोड करें तो आप तक पहुंचे। बिहार के तमाम बच्चों को बेहतरीन एजुकेशन देने का जो हमने सपना देखा है, उसके लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। यूं जाके वापिस ऐसे आके फिर जाना, फिर वापिस आके फिर जाना, ये हमारा किस्मत, और हम अपने किस्मत से लड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आप सबके साथ आपका सपोर्ट बना रहे। ऑल दी वेरी बेस्ट बच्चों, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं, कमेंट जरूर कर दीजिएगा सभी लोग। गुड नाइट। चलो आगे बढ़ो, आदर करते रहो माता पिता का, बड़ों का आदर करो, दिल में प्यार बनाए रखना अपना, और कुछ भी बनने से पहले अच्छा इंसान जरूर बनना। अच्छी पुस्तकें पढ़ो, अच्छे लोगों का संगत हो, अच्छी बातें सुनो, घर में बुजुर्ग दादी दादाजी हैं उनके साथ बैठो, संघर्ष की कहानियां सुननी चाहिए, अच्छी चीजें, व्यवहारिक ज्ञान जरूर सुनिए। किताबों में किताबी ज्ञान मिलेगा, व्यवहारिक ज्ञान आपके घर परिवार संस्कार से ही मिलता है। गुड नाइट बच्चों, लव यू ऑल। कमेंट करके जाना कंजूस भाइयों बहनों, कंजूस हो तुम सब लोग, ठीक है ना? चलो बाय बाय।